अब दूसरी क्लासें भी चल रही, चलने दो आराम से, है ना। चलो चलो चलो, बस बस बस। हाँ, हो जाने दे यार, गुस्सा क्या हो गया, इंसान ही तो है, गुस्सा तो हो सकता है। चलो ठीक है, तसल्ली। आ जाओ भाई। स्टूल आ रहा है, बैठ जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। चलो, लास्ट क्लास में डिस्कशन जो हुआ था, नीचे वाले पेज में भाई कहां तक पहुंच गए थे? रिएक्शन विथ क्लोरीन चल रहा था शायद वहां भी, है ना। और यहाँ ऊपर भी अपन ने क्लोरीन तक ही डिस्कस किया था। नीचे वाले पेज में एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट क्या, BeF2 और वो प्रिपरेशन हो गया था, BeF2 BeCl2। ऊपर भी करवा दिया BeF2 BeCl2 ने, एक बार मैच कर लेते हैं। एक एक पॉइंट पीछे है। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बात आज बराबर हो जाएगा सब, मतलब BeF2 और BeCl2 वाला प्रिपरेशन बचा हुआ है, ठीक है, बाकी सब तो हो गया। और एक KI2 वाला, ये पॉली वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, मेगा क्लास। आज पूरा इस ब्लॉक खत्म होगा, उसके बाद ही जाएंगे। फिर उसके बाद गुर्दों फेफड़ों में जान बचे तो पी लोग भी पढ़ लें थोड़ा बहुत। चलो लो, हाँ गाना सुना देंगे, फिर उसके बाद लाइव परफॉर्मेंस देंगे उसके बाद, ठीक है। चलो सुनो मेरे बात ध्यान से। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, रिएक्शन विथ हेलोजन्स के बारे में बात कर रहे, तो रिएक्शन विथ हेलोजन में आपको बोला था कि कोई भी एलिमेंट अगर हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो ग्रुप 1 का हेलाइड MX टाइप का बनेगा और ग्रुप 2 का हेलाइड MX2 टाइप का बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट दोनों क्लासेस में कॉमनली डिस्कस हो गया था, वो ये था कि मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 8H2O, फिर उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, स्ट्रोंशियम क्लोराइड डॉट 6H2O और बेरियम क्लोराइड डॉट 2H2O। और आपको बोला था जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बेटा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको क्या दिख रहे हैं, कम होते हुए दिख रहे हैं। क्यों कम होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि नीचे जाने पर फाई डिक्रीज हो रहा है। फाई ज्यादा, वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फाई कम है तो वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब जिस बैच में थोड़ा पीछे चल रहा, मतलब ऊपर ही चल रहा था पीछे ना, हाँ, तो वहां पर दो तीन बातें लिख लीजिएगा। एक तो प्रिपरेशन है किसका बेटा, BeF2 का, और एक प्रिपरेशन है बेटा BeCl2 का। इन दो प्रिपरेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, याद करिएगा। लास्ट क्लास में आपको बोला था कि बेरिलियम क्या डायरेक्टली हाइड्रोजन के सामने बर्न होकर BeH2 का फॉर्मेशन करता है क्या? नहीं। तो बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने का तरीका हम लोगों ने देखा था कि पहले तो आप BeCl2 लेंगे और इसके ऊपर क्योंकि हाइड्रोजन का अटैक कराना है, मतलब रिड्यूस कराना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट एक स्ट्रॉन्ग लेना पड़ा था। और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? LiAlH4। इसी तरीके से जैसे बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसी तरीके से बेरिलियम डायरेक्टली फ्लोराइड और क्लोराइड का फॉर्मेशन भी नहीं करता है। और इसके लिए रीजन आपको बोला भी था कि एक तो इसका रिएक्टिविटी बहुत कम है। आप याद करें अगर लास्ट क्लास में, तो ये बताया था आपको कि बेरिलियम ना तो, बेरिलियम और मैग्नीशियम भी बात करी थी हमने स्टार्टिंग में, तो बेरिलियम ना तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना वाटर से रिएक्शन करता है, क्योंकि पैसिव लेयर बना लेता है। और इसीलिए जब बेरिलियम को पाउडर्ड फॉर्म में लोगे तब तो वो रिएक्शन करेगा। उसी तरीके से बेरिलियम ना तो हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है, और उसी तरीके से बेरिलियम ना तो फ्लोरीन से ना क्लोरीन से डायरेक्टली रिएक्शन कर रहा है। तो ये रिएक्शन नहीं होती बेटे। अब ये रिएक्शन अगर नहीं हो रही है तो फिर BeF2 का प्रिपरेशन कैसे होता है? तो ध्यान से देखिए, अमोनियम का बेरिलियम फ्लोराइड वाला सॉल्ट जब लिया जाता है तो इसको हीट कर रहे हैं, और ये हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट की तरह होता है। जब आप इसको हीट करोगे, सबसे पहले मिलेगा BeF2 और साथ में मिलेगा NH3 प्लस HF। इस NH3 प्लस HF को कई बार ऐसे कंबाइन करके NH4F लिख के दिया जा सकता है। अब आप देखो, ये ठीक वैसे ही है। याद करिए, अमोनियम सॉल्ट में दो केस पड़े थे, एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CSPX। किसकी तरह काम करते थे? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता था? अम्मा, याद करें। और साथ में जो H प्लस निकलता था वो एनायन पे, CSPX पे अटैक करके क्या बनाता था? एसिड। ये वैसे ही कुछ हो रहा है, यहां पर भी नाइट्रोजन -3 पे, यहां पर भी नाइट्रोजन -3 पे, मतलब BeF4 वाला जो सॉल्ट एनायन है वो भी अमोनिया के साथ, अमोनियम के साथ किसकी तरह काम करेगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये एक रिएक्शन है, प्रिपरेशन लिख लेंगे इसको, अभी मैं लिखवा देता हूं स्टेटमेंट में। और दूसरा,
बेरिलियम का क्लोराइड बनाना है बेटा, ध्यान सुनना है ना, ये जो पॉइंट है, बेरिलियम का क्लोराइड बनाना है तो पहले बेरिलियम का ऑक्साइड लिया। बेरिलियम का ऑक्साइड कहां से आया, ध्यान सुनो। हम लोगों ने हाइड्रेटेड क्लोराइड्स का हीटिंग पढ़ा था, और हाइड्रेटेड क्लोराइड्स की हीटिंग में दो टाइप के केसेस आए थे, कोवेलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड AlCl3 MgCl2 और FeCl3, और नीचे आए थे आयनिक। आयनिक वाले तो डायरेक्ट डिहाइड्रेट हो गए थे, कोवेलेंट वालों का क्या हुआ था, हाइड्रोलाइसिस, और उस हाइड्रोलाइसिस से क्या मिले थे, उनके ऑक्साइड्स मिले थे। तो सपोज Al2O3 मिल रहा है, सपोज MgO मिल रहा है, सपोज Fe2O3 मिल रहा है, और उनको वापस से क्या बनाना है बेटा, क्लोराइड बनाना है, वापस से क्लोराइड बनना। रिएक्शन समझना, AlCl3.6H2, ये क्वेश्चन पूछता है ना कॉमनली, जब आप इसको हीट करोगे, ध्यान से देखना, तो क्या ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड है या नहीं बेटा, है, और ये आयनिक है या कोवेलेंट है, कोवेलेंट। कोवेलेंट वाले को जब हीट करोगे तो हाइड्रोलाइसिस होता था, और मैंने बोला था हाइड्रोलाइसिस में पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, AlO एस्टराइज बनता था, और साथ में क्या मिलता था बेटा, HCl। लेकिन ये AlO एस्टराइज हीटिंग की वजह से खुद टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो किसमें टूटेगा, Al2O3 और वाटर में, Al2O3 और वाटर में। अब आप सुनिए, यहां पर क्लोराइड था, यहां पर ऑक्साइड बन गया, और मुझे इसको डिहाइड्रेट करके प्रोडक्ट में बाय चांस AlCl3 ही लाना है। क्या लाना है बेटा, AlCl3। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्साइड है ना, इस ऑक्साइड को लेंगे, इसका रिएक्शन कोक से कराएंगे, कार्बन से कराएंगे, और कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मेटलर्जी में हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और जैसे ये मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलेगा तो एल्यूमिनियम मिल गया आपको, और अब उसके ऊपर हम लोग कौन सी गैस पास कर देंगे बेटा, क्लोरीन गैस पास कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, AlCl3। वही काम हम यहां पर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि BeCl2 और MgCl2 जो है वो हाइड्रोलाइसिस दिखाते हैं, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो हाइड्रेटेड क्लोराइड होते हैं वो क्या दिखाते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन। तो ये दिखाता है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस से जैसे इसका ऑक्साइड मिला वैसे इसका भी ऑक्साइड मिला। इस ऑक्साइड को अगर क्लोराइड में बदलना है तो पहले कार्बन रिडक्शन करा दीजिए और फिर Cl2 पास कर दीजिए, तो इस तरह से आपके सामने किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, BeCl2 का, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, पर वो लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए। तो याद रखिएगा, वो जितने भी हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन आपने लिखी थी वहां पर एक बार जाइए कॉपी में, ये वाले केसेस पे वहीं पर लिख लेना, ताकि याद भी रहे कि इस तरह की रिएक्शन यहां पर होती है ना। हीटिंग इफेक्ट में जाइए, वहां पर क्लोराइड वाले केस में हाइड्रेटेड कोवेलेंट क्लोराइड और हाइड्रेटेड आयनिक क्लोराइड, दो तरह के केस आपने पढ़े हुए हैं। उसमें आयनिक वाले को देखो जरा ध्यान से, आयनिक वाला तो हाइड्रेटेड से डायरेक्टली डिहाइड्रेट हो रहा है और क्लोराइड का क्लोराइड ही है, जबकि कोवेलेंट वाला क्लोराइड से किस में बदल रहा है, ऑक्साइड में। और हमें क्लोराइड को वापस क्लोराइड बनाना है, तो क्या करेंगे, जो ऑक्साइड है उसको कार्बन से रिएक्शन करा के क्लोरीन गैस पास कर देंगे। तो वो जितने भी ऑक्साइड बने थे उनके सामने कॉमन करके लिख लीजिएगा, all these oxides all these oxides all these oxides are reduced with carbon, all these oxides are reduced with carbon। अबे मिला नहीं लाला तेरे को, अबे ये तो लिखा ये अब भाई अगर किसी को नहीं मिला हो तो हीटिंग इफेक्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें पहला हीटिंग पढ़ा था हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट, दूसरा पढ़ा था बाइकार्बोनेट, तीसरा पढ़ा था हाइड्रोक्साइड, चौथा पढ़ा था नाइट्रेट, पांचवा पढ़ा था अमोनियम सॉल्ट, छठा पढ़ा था मेटल क्लोराइड। वहीं पहुंचना है, और उसमें केस 1 नहीं देखना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू लोअर, वो नहीं देखना है। केस 2 पे जाइए और केस 2 के फर्स्ट पार्ट पे हाइड्रेटेड कोवेलेंट क्लोराइड, वहां पर बात चल रही है, ठीक है। तो वहां पर आप लिख लें, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर reduced with carbon and then Cl2 gas is passed, and then Cl2 gas is passed to again convert them into chlorides, to again convert them into chlorides, to again convert them into chlorides। तो इन सारे एलिमेंट्स का क्लोराइड कैसे बनाया जाएगा, तो उसका तरीका आपको बता दिया कि इस तरह से आपको क्लोराइड का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। तो ये आप है ना, अब इधर आ जाइए वापस, जो एस ब्लॉक में हम लोग देख रहे थे वहां पर अब इन दोनों के बारे में स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं आपको। ग्रुप 2 के साइड में लिख लीजिएगा, बेरिलियम बेरिलियम कैनॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ फ्लोरीन, बेरिलियम कैनॉट
directly react with fluorine or chlorine. Beryllium cannot react directly with chlorine or fluorine to form BeF2 and BeCl2. To form BeF2 and BeCl2. To form BeF2 and BeCl2. Therefore, the other methods used are. Therefore, the other methods used are. दोनों रिएक्शन आपके सामने लिखी है ऑलरेडी. तो BeF2 का प्रिपरेशन बेटा अमोनियम सॉल्ट के थ्रू होगा और BeCl2 का प्रिपरेशन अभी जो वहां पर हाइड्रोलाइसिस में आपको स्टेटमेंट लिखा है कि पहले ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्शन कराएंगे और फिर क्लोरीन पास करेंगे. ये वाली मेथड यूज होती है. और ये जो मेथड है BeCl2 बनाने वाली, यही मेथड MgCl2 बनाने में भी काम में आएगा, यही AlCl3 बनाने में भी काम में आएगा और यही FeCl3 बनाने में भी काम आ जाएगा आपको. चलिए, ये तो बात हुई बेटा हैलाइड्स के बारे में. एक और पॉइंट जो बचा हुआ है वो ये है कि जिस तरह से हमने पढ़ा था पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम काफी बड़े साइज के होते हैं. तो जब हमने ऑक्साइड्स की बात करी थी तो बहुत सारों ने नॉर्मल ऑक्साइड बनाया था, कुछ ने पर ऑक्साइड बनाया था और इन सब ने क्या बनाया था बेटा, सुपर ऑक्साइड. ऐसे ही जब हेलोजन से रिएक्शन कराते हो तो बताइए इन सबका साइज छोटा है या बड़ा है बेटा? बड़ा. तो क्या करेगा कि जो पोटेशियम का रिएक्शन आपने सपोज आयोडीन से कराया तो पहले तो MX टाइप का हैलाइड बनाया इसने, किया ही पोटेशियम आयोडाइड. लेकिन पोटेशियम आयोडाइड जो है अभी इसमें जो पोटेशियम है उसका साइज और बड़ा है, मतलब वो और ज्यादा ऑक्सीजन की तरह और ज्यादा हेलोजन से भी रिएक्ट कर सकता है. और जब वो और ज्यादा हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो यहां पर तो क्या बना था बेटा, नॉर्मल हेलाइड, और यहां पर क्या बन गया बेटा, पॉली हेलाइड. याद करिए इसके बारे में हमने एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में भी पढ़ा था कि I2 + I- गिव्स I3-. कौन कौन नहीं बनता था? F3- नहीं बनेगा, Cl3- नहीं बनेगा, लेकिन Br3- और I3- बनेगा. ये वही रिएक्शन है. तो इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम पॉली आयोडाइड. स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना इसके बारे में. पोटेशियम can react with excess iodine. Potassium can react with excess iodine to form Ki3, पोटेशियम पॉली आयोडाइड, है ना. अब ये काम सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, ये काम कौन कौन कर सकता है? पोटेशियम भी कर सकता है, रुबिडियम भी कर सकता है और सीजियम भी कर सकता है. तो तीनों के लिए बात कॉमन है. मैंने पोटेशियम लिखा दिया क्योंकि मेनली जो एग्जाम में रिएक्शन पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है पोटेशियम आयोडाइड की. इसको कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेगा, ध्यान सुनना. व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज डिसॉल्व्ड इन आयोडीन, तो डिसॉल्व करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आपको समझ में आना नहीं, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में डिसॉल्व कर रहे हो मतलब यही रिएक्शन है. और इसमें मेनली फिर पूछता क्या है कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट के एनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एनायन का शेप क्या होगा, एनायन की ज्योमेट्री क्या होगी, ये सब चीजें पूछता है. तो हम I3- ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर डिस्कस कर चुके हैं. चलिए, ये हो गई बात बेटा हेलोजन की. कौन सी प्रॉपर्टी थी हेलोजन? 8th 9th कौन सी थी? 6th थी. चलिए, अभी देखिए अगली प्रॉपर्टी जो आ रही है दैट इज अलॉय फॉर्मेशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अलॉय फॉर्मेशन. ठीक है, अब इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में कॉमन पार्टी आने वाला है. स्टेटमेंट बोल रहा हूं पहले. अलॉय, अलॉय का मतलब क्या होता है बेटा? जूनियर क्लासेस से पढ़ते आते हैं. पहली बात, अलॉय क्या होता है? कंपाउंड होता है या मिक्सचर होता है? मिक्सचर. और होमोजेनस या हेटेरोजेनस? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals is known as alloy. डेफिनेशन लिख लीजिएगा. the homogeneous mixture of 2 or more metals, the homogeneous mixture of 2 or more metals is known as alloy. चलिए, इसके बाद अगर बात करें अलॉय में नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा. अलॉय जो होते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन कैसे होता है? मान लीजिए ये एक मेटल है A और मान लीजिए एक मेटल है B. ये मेटल A का लैटिस है सपोज A और A, ठीक है, और इसी तरह से मेटल B का लैटिस है. अब होता क्या है, ये एक मिक्सचर है. कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर आपको समझ में आता होगा. भेल पूड़ी खाई सबने, नमकीन भेल वेल बनाते, मिक्सचर भी डाल दिया, नमकीन भी डाल दिया, है ना, प्याज डाल दिया, गाजर मूली खीरा जो मिला सब डाल दिया और मिक्स कर दिया, है ना. अब एक बात बताओ, जब उनको मिक्स करते हैं तो मिलाया था प्याज और टमाटर मिलके आलू थोड़ी बन जाते हैं.
मतलब उनमें बेसिकली रिएक्शन नहीं हो रहा, सारी चीजें वहां रखी हुई है, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होने वाली, ये मिक्सचर का मतलब होता है। तो अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ए का लेटिस था, तो ए के लेटिस में से कोई स्पेस खाली हो जाएगी और उसमें कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा, बी। तो जो अलॉयज होते हैं उनको एक और नाम दिया जाता है, अलॉय को सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। ऐसा सॉलिड जो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बन रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। अगला स्टेटमेंट लिख लेना अलॉय के बारे में, दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स, they are known as substitutional solids, they are known as substitutional solids। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, metals having almost similar sizes, metals having almost similar sizes participate in alloy formation, metals having almost similar sizes participate in alloy formation। तो अलॉय में जो मेटल्स आप मिक्स करने वाले हो उनके साइजेस क्या होने चाहिए बेटा, अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए। इधर देखिए, बाय चांस ये ए है और ये बी है, अब आपने सपोज यहां पर से ए का लेटिस खाली किया है ना, अब ए को खाली किया, तो बी इसमें तभी तो फिट हो पाएगा जब बी और ए का साइज क्या होगा बेटा, लगभग बराबर होगा। बाय चांस बी का साइज ऐसा होता, अब तो इसमें फिट कहां होगा, समझ सकते हो। और मान लो बी ऐसा होता, ये तो आर पार ही चले जाएगा बेटे, ये तो मिलेगा ही नहीं, कहां गया। ठीक है, तो कहानी यही है कि भाई ए और बी के साइज क्या होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए, तभी जाके क्या करेगा, लेटिस का फॉर्मेशन करेगा। अब आप देखिए साइज डिफरेंस, कितना साइज चल जाएगा, तो एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स ये बोलती है कि अगर साइज का डिफरेंस 10% के आसपास है, 15%, 10 to 15% के आसपास है, तो वो अलॉय फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा साइज डिफरेंस आ गया तो फिर अलॉय फॉर्मेशन नहीं होता। तो जहां तक अभी आपने लिखा उसके आगे लिख लेना, 10 to 15% साइज डिफरेंस विल वर्क, 10 to 15% साइज डिफरेंस विल वर्क। तो 10 से 15% का साइज डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन इससे अगर ज्यादा डिफरेंस हुआ तो फिर अलॉय फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अलॉय तो हमने पढ़ लिया, और अलॉय में एक ही एग्जांपल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो एग्जांपल कौन है बेटा, अमलगम। ठीक है, एक ही पढ़ रहे हैं अमलगम, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों को अभी प्रोसेस पढ़नी है NaOH के प्रिपरेशन की, और उसमें अमलगम, सोडियम अमलगम बनता है कैथोड पे, तो इसीलिए अमलगम का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए हम इस पॉइंट को डिस्कस करें। केवल अमलगम की बात करें बेटे, तो अमलगम क्या होता है, मर्क्यूरी के जो अलॉयज होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, अमलगम। तो पहली बात, मर्क्यूरी का अलॉय है, मतलब मर्क्यूरी के साथ कोई ना कोई और मेटल भी यहां पर प्रेजेंट होगा, और वो जो कोई और मेटल है वो कोई भी हो सकता है। उनमें से जनरली जो आपको यूज आता है वो कौन होता है बेटा, ये इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर मर्क्यूरी है तो नाम हो जाएगा अमलगम, और अगर जो मेटल मर्क्यूरी के साथ है उसी का नाम आ जाएगा। जैसे इसको बोला हमने मर्क्यूरी, सॉरी सोडियम अमलगम, इसको क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम। क्या बोल देंगे, जिंक अमलगम। एग्जांपल लिखिए, और ये जो सोडियम अमलगम है, अगर रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा हो तो जीवन काल में एक ना एक बार इसका क्वेश्चन देख लिया होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है इस पे, है ना, 0 क्योंकि इन्होंने कंपाउंड नहीं बना रखा है, ये नेटिव फॉर्म में हो, नेटिव फॉर्म में एलिमेंट का स्टेट कितना होता है, 0। अगर कंपाउंड होता तो फिर किसी पे +1 किसी पे -1 आता है EN के बेसिस पे, लेकिन ये मिक्सचर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, ये नेटिव फॉर्म में रखे हुए बेटे। चलिए आगे बात करते हैं। अमलगम में अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि जैसे सोडियम और जिंक ने अमलगम बना लिया, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो फेकोनी, इन तीनों की बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो फेकोनी अमलगम नहीं बनाता। फेकोनी के अलावा प्लेटिनम और टंगस्टन, ये भी ऐसे एलिमेंट है जो अमलगम नहीं बनाते। नहीं बनाने का रीजन एक ही है, साइज डिफरेंस कंपेरेबल नहीं होगा, तभी हो रहा है ना। तो नोट बना के स्टेटमेंट लिखिएगा, फेकोनी, फेकोनी, platinum and tungsten do not participate in amalgam formation. Feconii, platinum and tungsten do not participate in amalgam formation. Feconii, platinum, tungsten do not participate in amalgam formation. है ना। अब इसमें प्लेटिनम और टंगस्टन अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना, वरना क्वेश्चन मेनली फेकोनी का आता है, तो कम से कम इन तीनों को आपको ध्यान रखना है बेटा। चलिए ये तो बात हो गई बेटा अलॉय फॉर्मेशन के बारे में। अब अलॉय फॉर्मेशन के बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया।
सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, चलिए सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया की बात करें बेटा, ध्यान समझना पहले प्रोसेस क्या है। जैसे हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि मेटल और इस तरह का कोई एक सॉल्यूट है आपके पास, इस सॉल्यूट को आपने किसी सॉल्वेंट में डाला, तो बेटा इस सॉल्यूट में आयंस हैं और सॉल्वेंट क्या है बेटा, वाटर। तो इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया था, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी के टाइम पर, तो आपको याद आ रहा होगा, तो ऐसे एक डायग्राम बनाया था। यहां पर भी वैसे ही प्रोसेस है। वहां पर मैंने दो एनर्जी आपको बताई थी, एक थी हाइड्रेशन एनर्जी और एक थी सॉल्वेशन एनर्जी। यहां पर हम सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें क्योंकि हमारा सॉल्वेंट कौन है बेटा, अमोनिया। अब सुने, क्या अमोनिया खुद पोलर है या नॉन पोलर है बेटा, पोलर। तो अमोनिया पोलर है, मतलब अमोनिया किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, डाइपोल की तरह। और आप उसमें क्या डाल रहे हो, मेटल। क्या डाल रहे हो, मेटल। जब आप मेटल्स को अमोनिया में डालते हो, एस ब्लॉक की बात चल रही है, मेटल्स को अमोनिया में डालते हो, तो जनरली जो सॉल्यूशन बनता है उसका ब्लू कलर दिखता है। कौन सा कलर दिखता है, ब्लू। क्यों होता है, क्या नहीं होता, वो बाद में बात करेंगे। मेटल की टेंडेंसी बताइए, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है या लूज करने की होती है, लूज करने की। तो अगर हम लोग ग्रुप 1 मान लेते फिलहाल में, तो ग्रुप 1 का मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा बेटा, M+। और आप सुनिए, मेटल को अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कहां से मिलेगी, सॉल्वेशन एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगी, सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेशन एनर्जी सफिशिएंट है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और अगर सॉल्वेशन एनर्जी कम पड़ गई तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि जिस मेटल की IE ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर। वही दो जो चूल्हे पे बैठ के इलेक्ट्रॉन नहीं देते, कौन, बेरिलियम मैग्नीशियम। उन्होंने धूप में बैठ के इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, पानी इसमें अमोनिया में डाल के कहां से इलेक्ट्रॉन देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व होकर ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे। बाकी सारे जो है उनका आई कंपैरेटिवली कम है, तो वो क्या करेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया दिखा देंगे। तो पहला स्टेटमेंट, आप चाहे तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का दो पार्टीशन कर ले और बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइएगा। ग्रुप 2 के साइड में लिखिएगा पहले, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो solubility in liquid ammonia, do not show solubility in liquid ammonia. Beryllium and magnesium do not show solubility in liquid ammonia, है ना। रीजन लिख लेना, ड्यू टू हाई IE। तो ये बेरिलियम मैग्नीशियम का पेयर है ना, बताया था दो पेयर है, उनमें से ये एक पेयर है, हमेशा काम कर रहा है, एक जैसे ही लगभग काम चल रहा है हर जगह पर। अब आप देखिए, बाकी जो मेटल्स है उनके साथ क्या होने वाला है, अब उसको देखिए। जैसे ही आपने मेटल को डाला बेटा अमोनिया में, तो अमोनिया में डाला, और मान लो इसके बीच में जो डाइपोल डाइपोल आयन इंड्यूस डाइपोल जो भी इंटरेक्शन हुआ, वीक इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन से जो एनर्जी निकली, वो एनर्जी मान लो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट थी। तो बेटा मेटल किस में चेंज हो गया, M+ और इलेक्ट्रॉन निकल गया E-। ठीक है, अब एक बात समझिए, क्या ये सॉल्वेंट वाटर की तरह उस कैटायन और एनायन या चार्ज बॉडीज को घेरने चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, चले जाएंगे। इसके आसपास जैसे अमोनिया है, हमने मान लिया कि जितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, X+Y अमोनिया। X+Y लिख दो, A+B लिख दो, C+D लिख दो, आपकी जो मर्जी है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, XY से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सपोज 100 मॉलिक्यूल थे, उसको दो पार्ट में बांट दिया, X और Y, ये बराबर हो सकते हैं, ये कम ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब उनमें से कुछ हिस्सा इसको घेरेगा और कुछ हिस्सा इसको घेरेगा। मान लिया कि इसको घेरने कितने अमोनिया गए, X, आप Y भी मान सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से मान लो X अमोनिया ने इसको घेरा, तो बेटा इसका जो, जैसे हम वहां पर क्या बोलते थे, हाइड्रेटेड रेडियस, इसको हाइड्रेटेड बोलेंगे या अमोनिएटेड बोलेंगे, अमोनिया। और ये अमोनिएटेड क्या है बेटा, मेटल का आयन, तो इसको बोला जाता है अमोनिएटेड मेटल आयन या मेटल कैटायन भी बोल सकते हो। और इसी तरह से कुछ अमोनिया इसको जाके घेर लेंगे, और मान लीजिए X उधर गए तो Y इधर मान लिया, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, दो केसेस आ गए आपके सामने कि जब आपने मेटल को अमोनिया के लिक्विड सॉल्यूशन में डाला और बाय चांस वो एनर्जी सफिशिएंट थी, तो आपको दो पार्ट मिल गए, एक तो अमोनिएटेड मेटल आयन और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। पहले ग्रुप 1 के साइड में बोल रहा हूं, स्टेटमेंट लिखिएगा।
alkali metals when dissolved in liquid ammonia, alkali metals when dissolved in liquid ammonia form a blue colored solution, रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, रिएक्शन नोट करें। चलिए अभी इधर ध्यान देंगे। ये जो सॉल्यूशन अभी आपके सामने बनाया गया है बेटा, अब इसमें दो तरह की बातें लिखी है एनसीईआरटी ने। पहली बात, ये सॉल्यूशन जो होता है ये दो तरह का सॉल्यूशन बन सकता है। आप भी जानते हैं दो तरह के सॉल्यूशन आप लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज के, या तो डाइल्यूट हो सकता है या कैसा हो सकता है बेटा, कंसंट्रेटेड। पहले ये जो ब्लू कलर की हम लोगों ने बात करी है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। कौन सा सोल्यूशन होता है बेटा? डाइल्यूट। इधर देखें, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है इसमें कुछ कुछ बातें करनी है आपको। पहली बात तो इसका कलर जो होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कौन सा कलर का सॉल्यूशन होता है बेटा? ब्लू। सुनते आना। इसके बाद जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये कैसा होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक होता है। और ये कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा बेटा? कंडक्टिंग होगा। ये तीन चीजें आपसे पूछी जाती है डाइल्यूट के लिए भी और कंसंट्रेटेड में, दोनों डिफरेंशिएट करिएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से कलर का होगा बेटा? ब्लू। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और कैसा होगा? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग समझ में आ रहा है? ये भी आयन, चार्ज मूव कर रहा है, सॉल्वेटेड है, चार्ज घूम रहा है, मतलब कंडक्टिविटी शो करेगा। अब आपसे रीजन पूछता है कि अगर ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग है तो किस किस की वजह से कंडक्टिंग है? इसकी वजह से या इसकी वजह से या दोनों की वजह से? तो कंडक्टिंग किसकी वजह से? अमोनिएटेड मेटल आयन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। तो कंडक्टिंग जो नेचर है वो दोनों की वजह से आएगा, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक और ब्लू नेचर आता है वो केवल और केवल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनना, क्यों हुआ ऐसा, कारण समझिए। जो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन था, फ्लेम टेस्ट याद करो, फ्लेम टेस्ट में मैंने बोला था कि जब एनर्जी मिलेगी चूल्हे से तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर कलर दिखेगा। वैसे तो उसमें खेल किसका था? इलेक्ट्रॉन का ही तो था। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन को भी जब एनर्जी मिलती है तो उसको वैसे ही माने कि ये थोड़ा सा एक्साइट हो रहा है, फिर डी एक्साइट हो रहा है, और फिर क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज कर, मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है कुछ ना कुछ, और उसके करस्पॉन्डिंगली आपको क्या दिखता है बेटा? कलर। तो कलर किसकी वजह से आया? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों आता है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अकेला इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। आइए कंसंट्रेटेड की बात करते हैं। कंसंट्रेटेड में जब कलर की बात होती है तो इसमें ब्रॉन्ज कलर देखा जाता है। कौन सा कलर देखा जाता है बेटा? ब्रॉन्ज कलर। ब्रॉन्ज कलर समझ में आता है सबको? कॉपर टाइप का, तांबे टाइप का कलर आएगा, ठीक है। ये ब्रॉन्ज कलर क्यों आता है? ड्यू टू मेटल क्लस्टर फॉर्मेशन। अब ये मेटल क्लस्टर वगैरह क्या है और कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं थोड़ी देर से। इसके अलावा ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। और वो सॉल्यूशन कैसा था? कंडक्टिंग। ये भी कंडक्टिंग ही रहेगा। अब सुने, तीनों को समझिएगा ध्यान से। पहली बात, उस सॉल्यूशन का कलर कैसा था बेटा? ब्लू। इसका कलर क्या हो गया? ब्रॉन्ज। कारण क्या आया, फर्क क्या आया? देखिए, ये था डाइल्यूट और ये है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड को भी कंसंट्रेटेड कब मानते हैं? जब मोलैरिटी ग्रेटर देन 3 हो जाती है। इसको हम लोग इस केस में क्या मानते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये तभी देखा जाता है जब मोलैरिटी मोर देन 3 आए। अब क्या होता है, आपने एक सपोज ये लिक्विड अमोनिया लिया और इसमें मेटल डाला तो पहले मेटल अमोनिएटेड आयन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हुए। अब आप मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो। जब मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो ये जितने भी अमोनिएटेड मेटल आयन थे ना, ये इस तरह से सपोज अमोनिया ने घेर रखा, ये सारे इकट्ठे होते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा डेंस होता जा रहा है। और इकट्ठे होते जाएंगे तो मेटल की डेंसिटी कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा। तो ये धीरे धीरे जाके बॉटम में क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और सेटल होके जब इकट्ठे होते हैं तो वो कलर कौन सा दिखाता है बेटा? ब्रॉन्ज कलर दिखाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटल क्लस्टर। आगे बढ़िए। डायामैग्नेटिक कैसे हो गया? मेटल चले गए नीचे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन कम है या बहुत ज्यादा हो गए बेटा? बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने कंसंट्रेटेड कर दिया। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते आपस में टकराने लगेंगे, और टकराने से उनकी क्या हो जाएगी बेटा? पेयरिंग। और पेयरिंग होने की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। और लास्ट पॉइंट ये आता है,
कि कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। तो बेटा इलेक्ट्रॉन अभी भी ये जो मेटल आया ये अमोनिएटेड ही तो है, चार्ज तो है इस पे भी, और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज तो है। अबे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे तो भी चार्ज तो -2 हो जाएगा, चार्ज तो रहेगा, और चार्ज रहेगा इसीलिए सॉल्यूशन अभी भी कैसा रहने वाला है, कंडक्टिंग। नोट करें इस पॉइंट को। चलिए, ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद अब चाहे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कहीं भी किसी भी साइड में लिख लें, when this metal liquid ammonia solution, when this metal dash करके liquid ammonia solution, when this metal liquid ammonia solution is left undisturbed, for a long time, is left undisturbed for a long time, then amide formation occurs. Then amide formation occurs. देखिए इधर ध्यान सुनिएगा, अभी हमने क्या करा, इधर ध्यान समझना बेटा इस प्रोसेस को। आपने मेटल लिया और अमोनिया में डाल दिया। मैं एक्स वाई से अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, अपन ने मान लिया अमोनिया भरा हुआ है, उसमें क्या डाल दिया बेटा, मेटल डाल दिया। ठीक है, जैसे ही मेटल डाला तो ये रिएक्शन हुई होगी, ये रिएक्शन हुई होगी तो ये बना होगा। अब ये बना होगा तो ये थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब रहा, आपने इसको मतलब कुछ भी नहीं छेड़ा खाने की, एज इट इज छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद ये जो अमोनिया सॉल्यूशन बनता ना, ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो सॉल्यूशन बना इसमें से धीरे धीरे हाइड्रोजन निकलने लगेगा। कौन निकलने लगेगा, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो अमोनिया में से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो आप ये जानते हैं कि अगर NH3 में से हम लोग एक हाइड्रोजन H+ निकाल दे तो क्या बनेगा बेटा, NH2-, और अगर इसमें से भी एक H+ निकाल दे तो क्या बन जाएगा, NH-2। इस वाले आयन को आप लोग जानते हैं कौन सा आयन बोलते हैं बेटा, एमाइड, और इसको क्या बोलते हैं, इमाइड। तो बेटा ज्यादातर मेटल जो है जब अमोनिएटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो काफी देर तक अनडिस्टर्ब रखने की वजह से वो हाइड्रोजन लूज कर देते हैं, और हाइड्रोजन लूज करके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा, अमाइड का। अब सोडियम हमने ले लिया तो सोडियम का अमाइड बन जाएगा, जिसको आप जानते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, सोडामाइड। केवल और केवल लिथियम इमाइड का फॉर्मेशन करता है। ये लिथियम का एनोमलस बिहेवियर है, एनसीईआरटी में गिवन है। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर कौन सा मेटल ऐसा है जो इमाइड बनाएगा, तो वो केवल काम कौन करता है बेटा, लिथियम। पहले तो ये ऊपर वाली रिएक्शन लिखे, नीचे वाली ये भी रिएक्शन लिख ले, है ना। ओनली लिथियम फॉर्म्स इमाइड। ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम में स्टेटमेंट दे रखा है कि लिथियम फॉर्म्स इमाइड विथ अमोनिया। अब इसमें ना 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो हमने क्या करा, अभी मैंने क्या बोला कि मेटल को हमने किस में डाला, लिक्विड अमोनिया में। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछेगा, इधर ध्यान सुनो, कि व्हेन अमोनिया गैस, लिक्विड नहीं बोला, व्हेन अमोनिया गैस इज पास थ्रू मेटल, तो भी यही रिएक्शन होती है। चाहे लिक्विड अमोनिया में डाल दो, चाहे गैसियस अमोनिया पास कर दो, होना यही है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी जो आ रही, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रोजन। याद करिए हमने ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर 2 तरह की बात करी थी प्रीवियस क्लास में। ड्राई एयर में मैंने बोला था 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया बेटा, 3 तरह के ऑक्साइड बनाए थे, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। और मैंने बोला था ऑक्सीजन से पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट रिएक्ट करता है, कुछ एलिमेंट को छोड़कर। कौन कौन से एलिमेंट थे, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सम इनर्ट गैसेस। याद रखना है इसको, बहुत बार रिपीट हो जाएगा ये पॉइंट। नाइट्रोजन से हर कोई रिएक्ट करता था या फिर हाई फाई वाले, हाई फाई। तो आप बताइए ग्रुप 1 में से कौन रिएक्ट करेगा, लिथियम, और ग्रुप 2 में ऑल।
तो यही स्टेटमेंट है, लिखिएगा। नाइन्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद नाइट्रोजन में ग्रुप 1 के साइड में लिखिएगा, ओनली lithium reacts with nitrogen to form its nitride. Only lithium reacts with nitrogen to form its nitride. ग्रुप 2 के साइड में लिखिएगा, all members of group 2 react with nitrogen to form their respective nitrides. अब सुनिए, ये नाइट्राइड तो बना लिया, इस नाइट्राइड के ऊपर रिएक्शन के ऊपर बात करनी होती, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। जब हमने लिथियम का रिएक्शन कराया बेटा N2 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? Li3n। नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाना आता, आपको कोई दिक्कत नहीं। Li पे +1 है, N पे 3- है। यहां पर देखिए, सपोज बेरिलियम लिया तो रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा बेटा? Be3N2। या फिर मैग्नीशियम लिया और नाइट्रोजन से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा बेटा? Mg3N2। दो को ही दिखा रहा हूं मैं। अब सुनिए, रिएक्शन यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका हाइड्रोलाइसिस पढ़ना है आगे जाके पी ब्लॉक में। तो जब आप इस लिथियम नाइट्राइड या बेरिलियम या मैग्नीशियम के नाइट्राइड का वाटर से रिएक्शन कराते हो, इसका भी आप वाटर से रिएक्शन करा रहे हो और इसका भी आप वाटर से रिएक्शन करा रहे हो। अब बेटा वाटर से जब भी रिएक्शन होगा, पूरे सिलेबस में एक बात ध्यान रखना, आप तो वाटर को बस तोड़ दो दो हिस्सों में, H+ और OH-। और Li3n को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बेटा? Li+ और N3-। या बेरिलियम के नाइट्राइड को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे बेटा? Be+2 N3-। या मैग्नीशियम के नाइट्राइड को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे बेटा? इस तरह से। अब आप बताइए, इसका जो OH- है किस पे अटैक करेगा? लिथियम पे, बेरिलियम पे और मैग्नीशियम पे। तो लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्या बनेंगे बेटा? हाइड्रोक्साइड। अब आप बताइए, OH ने अटैक करा प्लस वाले पे, तो यहां पर लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? LiOH। यहां पर वाटर का OH किस पे अटैक करेगा? बेरिलियम +2 पे, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा बेटा? BeOH ट्वाइस। और यहां पर क्या बनेगा बेटा? OH अटैक करेगा मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा बेटा? MgOH ट्वाइस। वाटर की रिएक्शन जब भी आ जाए, वाटर को दो हिस्सों में तोड़ दो और अटैक करवा दो। और सुनिए, अब ये जो H+ है, ये जो H+ है किस पे अटैक करेगा? -3 तो 3 हाइड्रोजन अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट आपको समझ में आता है क्या बनेगा बेटा? अम्मा। कौन सी गैस मिल जाएगी? अम्मा। तो आप देखिए, यहां पर अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, यहां पर भी अमोनिया गैस रिलीज हो रही है और यहां पर भी अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। आप याद करिए, हाइड्रोलाइसिस में आप एसिटिलाइड, एलिलाइड, है ना, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, मीथेनाइड। तो उसी में एक तो फॉस्फीन का भी प्रिपरेशन आ जाता है और एक अमोनिया भी आ जाता है। तो यही रिएक्शन आप पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस के अंदर। तो इससे मतलब ये हुआ कि जब आप किसी मेटल नाइट्राइड को वाटर से रिएक्शन कराएंगे, हमेशा गैसियस प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा बेटा? अम्मा गैस मिलेगी, मतलब अमोनिया गैस मिलने वाली है। अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? इधर देखें ध्यान से ना, मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको ऐसा दिया, ए रिएक्ट्स विथ ड्राई एयर। अब ड्राई एयर देखते ही दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि या तो O2 है या N2 है या दोनों है। ठीक है, ये दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया? B। और B को जब आपने हाइड्रोलाइज कराया तो आपको मिला C+। अब आपसे पूछेगा कि ये A कौन है? आइडेंटिफाई A। पहला ऑप्शन लिथियम, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन पोटेशियम और चौथा ऑप्शन रुबिडियम। क्या बात समझ में आ रही? कौन होगा? अभी तो लिखा है सामने, इसलिए हो गया एग्जाम में ना। समझ गए? अब इधर देखो, ध्यान सुनना, यहां पर देखो, इधर समझने की तरीके देखो बेटा। यहां पर वाटर आया, वाटर आ गया मतलब आपके दिमाग में हाइड्रोलाइसिस आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? हाइड्रो। और हाइड्रोलाइसिस करने पे कौन सा गैस मिल रहा है? अमोनिया। अब आप खुद सोचो, मतलब H+ ने अटैक करा होगा तब तो ये बना है। OH होता तो फिर तो इसका ऑक्सी एसिड बन जाता, हाइड्रोक्साइड बनता। तो N पे क्या है? -3। N-3 का मतलब है किसका हाइड्रोलाइसिस हुआ? ये नाइट्राइड का। और नाइट्राइड अगर ड्राई एयर से बन रहा है तो कैसे बन रहा है? कोई ना कोई ऐसा होगा ना जो नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा होगा। और इनमें से नाइट्रोजन से कौन रिएक्ट करता बेटा? लिथियम करता। तो तरीका अपने को पता होना चाहिए। अभी खैर हमको समझ में आ रहा है डायरेक्टली, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन हमेशा सीक्वेंस पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्या हुआ?
लिख लो, बहुत बढ़िया। ये लिख लिया ना, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ये लो, चले। यहां पर आके जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है ये कंप्लीट होता है एस ब्लॉक का। अब एस ब्लॉक के लास्ट पार्ट पे मूव कर रहे हो। लास्ट पार्ट क्या है बेटा? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। तो अगली हेडिंग डाल लेना, मेन टॉपिक डाल लेना, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। चलो बेटा, अब सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो सबसे पहला कंपाउंड आपको पढ़ना है वो कंपाउंड कौन सा है बेटा? NaCl। ध्यान सुनना, अब मैं जो बातें बता रहा हूं। हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करना है, और ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो आप 10th में पढ़ चुके हो, 11th में पढ़ चुके हो। जितनी बार मतलब आपने कंपटीशन की तैयारी करी है, अगर 11 12 के हिसाब से करी है तो ये पढ़ा है आपने, ठीक है। अब ध्यान सुनना, पहला कंपाउंड जो आपको पढ़ना है वो कौन पढ़ना है बेटा? NaCl। ग्रुप 1 में से आपको सोडियम के कंपाउंड्स पढ़ने बेसिकली, और ग्रुप 2 में आप जानते हैं पीओपी वगैरह हम लोग जिप्सम विप्सम पढ़ते हैं, है ना, स्लेट लाइम क्विक लाइम। तो किसके कंपाउंड पढ़ने बेटा? कैल्शियम। सोडियम के जो कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं वो कंपाउंड आपके सामने लिखे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें से हमेशा ध्यान सुनना जो बातें बोल रहा हूं। पहला कंपाउंड हम लोग कौन पढ़ेंगे बेटा? NaCl। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बाकी तीनों को प्रिपेयर करने में ये काम आएगा, पहली बात है ना। क्योंकि आपको जब भी एग्जाम में प्रिपरेशन आता है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि शुरुआत कहां से करनी है। तो एक बात आपको समझ में आ गई, इसका नाम क्या है बेटा? कॉस्टिक सोडा। इसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा। इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। तीनों सोडा के प्रिपरेशन में नमक का काम आएगा, मतलब NaCl का काम आने वाला है। ये एक आपको रिएक्टेंट पता चल गया बेसिकली इनका, कि इनकी रिएक्शन में कहीं ना कहीं NaCl की जरूरत पड़ने वाली है, और इसीलिए पहले हम किसको प्रिपेयर करेंगे? NaCl को। और सुनिए, ये NaCl जो है इसका नाम, केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं? क्या इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं? और इसको टेबल सॉल्ट, इसमें इंप्योर जब फॉर्म होता है उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट, उस पर बाद में बात करेंगे। ये जो रॉक सॉल्ट है इसको इस टॉपिक के अंदर हम लोग बोलेंगे रॉक्सा। क्या बोलेंगे? सॉल्ट का LT हटा दिया और क्या बच गया है? रॉक्सा। राजस्थान में हर चीज को ये सा वो सा ये सा समोसा, है ना, तो वैसे ये भी क्या होगा? रॉक्सा। एस ब्लॉक, है ना, कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे आप, और कहानियों के माध्यम से आप याद करेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट रटने की कोशिश मत करना, एग्जाम में जब ऑप्शन दिखेगा तो कहानी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी और टिक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। इसका नाम क्या है? रॉक्सा। ठीक, आगे बढ़ेंगे इसमें। ये कौन है बेटा? NaOH। NaOH का नाम क्या होता है? केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? है ना। अब ये कॉस्टिक सोडा जो है, हाँ, कोस्टा, बहुत बढ़िया। इसको बोलेंगे हम लोग कौशिक। क्या बोलेंगे? कौशिक दा। क्या बोलेंगे? कौशिका। ये जैसे दादा लोग होते ना, ये दा वो दा, जैसे जैकी श्रॉफ को जानते हो? टाइगर श्रॉफ के अब्बा जी, हाँ, उसको उस जमाने में जैकी दादा बोलते थे। क्या बोलते थे? जैकी दादा। वैसे इसको क्या बोला, नाम क्या दिया? कौशिक सोडा को क्या बोल दिया अपन ने? कौशिक दा। ठीक है। अब सुने, ये कौशिक दा की पूरी एक फिल्म दिखाई जाएगी, आपको विजुअलाइज कराई जाएगी, जिसमें बहुत सारे लड़ाई झगड़े के सीक्वेंस होंगे और फिर बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें, ठीक है। अभी सुनो, पहले ध्यान, हुआ करोगे तो लेट हो गए। सुनो अभी मेरे को, इसका नाम सुनो, इसका नाम क्या है बेटा? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का नहीं, बक्सा वक्सा कुछ नहीं करना, बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा ही रहने दो, ठीक है। हाँ, अननेसेसरी चीजों की ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं। इसको बेकिंग सोडा बोलेंगे और इसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा। सुने मेरी बात, एक बात बताओ, अब इन दोनों की प्रिपरेशन की बात चल रही है, ध्यान सुनना। ये कौन सा सोडा है बेटा? बेकिंग सोडा। हिंदी में बोलते खाने का सोडा, और इसको बोलते धावन सोडा, धोने वाला सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा। तो एक बात बताओ, पहले खाते हो या धोते हो? अब बर्तन पहले खाया जाता है, उसके बाद धोया जाता है। तो पहले दोनों में से कौन प्रिपेयर होगा? ये खाने वाला चीज।
और बाद में क्या प्रिपेयर होगा, धोना। पहले खाएंगे फिर धोएंगे, इस तरह की कहानी है ना। तो ये चार आपके सामने जो लिखे हुए हैं कंपाउंड्स, इनको आप सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। और हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, रॉक्सा के बारे में, क्योंकि रॉक्सा की मदद से बाकी सबका क्या होगा बेटा, प्रिपरेशन होगा। अब सुनिए, सोडियम क्लोराइड जो है, इसके प्रिपरेशन पे बात कर रहे हैं। आप नाम लिख ले बेटा, ये साइड में नाम लिखिएगा पहले तो, सोडियम क्लोराइड ऑब्लिक रॉक सॉल्ट ऑब्लिक कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट मत लिखना बस, है ना। सोडियम क्लोराइड ऑब्लिक रॉक सॉल्ट ऑब्लिक कॉमन सॉल्ट। चलिए, अब इनको शॉर्ट में हमने क्या बोला बेटा, रॉक्सा, ठीक है। वो कहानी को लिखना नहीं है, बस सुनना है, ठीक है। इधर देखें, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले तो एक बात बताइए, गांधी जी को जानते हो, है ना। सोशल पढ़ पढ़ के गांधी जी तो पढ़े, आधे से ज्यादा सोशल का वेटेज कौन है, गांधी जी, ठीक है। तो उनका एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नमक सत्याग्रह और ये सब पढ़े होते हैं आपने। तो नमक सत्याग्रह में आप जानते हो किसके बारे में बात होती है, नमक के बारे में ना, नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो इन्होंने क्या, अब नमक कैसे बनता है इतना सबको पता है, समुद्र में से पानी निकालते हैं, उसके साइड में चेम्बर्स होते हैं, वहां रख देते हैं, धीरे धीरे इवापोरेशन होता है, पानी उड़ जाता है, जो लेफ्ट ओवर बचता है वो क्या होता है, नमक। और उस नमक को फिर टाटा वाटा ले गए, फिर फ्री फ्लो आयोडाइज्ड नमक, ये नमक वो नमक, देश का नमक, सब नमक बन गया, ठीक है। तो वही कंडीशन अब सुनना, कहां से मिला, समुद्र से मिला, सी से मिला। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देवताओं में और असुरों में एक बार युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं समुद्र मंथन। और उस समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें अवतरित हुई थी, है ना। अमृत मिला था, तो अमृत अमृत हो गया, विष भोलेनाथ ने पी लिया था, लक्ष्मी माता भी वहीं से प्रकट हुई थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्रकट हुई उस जमाने में, समुद्र मंथन हुआ। अब आज के जमाने में समुद्र मंथन, हमारे जो रॉक्सा हैं वो समुद्र मंथन से प्रकट होंगे। कहां से प्रकट होंगे, समुद्र मंथन, मतलब सी वाटर से आने वाले। और ये रॉक्सा उस जमाने में नहीं निकले, उस जमाने में समुद्र साफ सुथरे थे, तो रॉक्सा निकलते तो साफ सुथरे निकलते। आज के जमाने में समुद्र साफ सुथरा या गंदगी से भरा है, बिल्कुल लबरेज है गंदगी से, है ना। तो इसका मतलब है कि जो रॉक्सा निकलने वाले साफ सुथरे निकलेंगे या गंदगी के साथ निकलेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पर पहला स्टेप देखिएगा, समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन किया कहने का मतलब क्या है कि सी वाटर का क्या हो रहा है बेटा, इवेपोरेशन हो रहा है। और इवेपोरेशन कराने से आपको मिलने वाला है रॉक्सा। रॉक्सा मतलब NaCl, लेकिन NaCl साफ नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, गंदगी। क्रूड मतलब वैसे कच्चा होता है, क्रूड का मतलब क्या होता है, कच्चा। लेकिन कच्चे का कहने का मतलब है इसमें इंप्योरिटीज होती है, जो स्टेप आएगा नेक्स्ट, है ना। अब आप देखो सेकंड, इसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है। हमारे रॉक्सा कैसे निकले, गंदगी वाले निकले। तो इनकी पहले गंदगियों की बात करें, क्या क्या गंदगी है इनके अंदर, है ना। तो इनके अंदर गंदगी है काना का सल्फेट, कौन सी गंदगी है, और माजी का क्लोराइड। क्या क्या है गंदगी बताइए, काना का सल्फेट और माजी का। ये एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पता होना चाहिए। याद है तो याद है, वरना फिर आंसर के आने के बाद ही याद होता है ना, फिर इसको एक लाइन को याद करते रहते साल भर, ठीक है। क्या कौन कौन सी गंदगी मिली, काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड। अब सुने, एग्जाम में हो सकता है तुम लोगों के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो हो सकता है दुर्घटना के कारण, अरे ऐसा भी तो हो सकता है। अबे तो इसके प्रिपरेशन में इसी की गंदगी थोड़ी मिलेगी, क्या बात समझ आ रही है। हाँ, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना बेटा, कभी ऐसा दुर्घटना हो जाए तो तरीका बता दिया दुर्घटना से बाहर आने का, ठीक है। हाँ, सारे हथकंडे जब सीखते तो पूरे इधर से उधर तक सीखने चाहिए, ठीक है। हाँ, अब सुने, काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड ये मिल गया। अब क्या करा कि ये जो गंदगी मिली, भैया रॉक्सा गंदे निकले, तो अब इनको नहलाना पड़ेगा, तभी तो गंदगी दूर होगी। तो अब इनको नहला दो। तो ये जो क्रूड NaCl है, इसमें हम लोग वाटर पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे, वाटर। अब नहलाया तो कुछ गंदगियां बाहर। अब कौन सी गंदगी बाहर होगी, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी। कौन सी इंप्योरिटीज, इनसॉल्युबल। तो आपने जैसे ही पानी मिलाया, बेसिकली आपने एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन में कुछ पार्ट सॉल्युबल होगा और कुछ पार्ट इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल वाला जो पार्ट है उसको तो हम फिल्टर करके बाहर कर देंगे। तो अभी पहले आप जो इंप्योरिटी हटाओगे, वो कौन सी इंप्योरिटी हटेगी बेटा, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट। insoluble impurities are filtered out। ये बेसिकली जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी आपने हटाई वो ये है बेटा, काना का सल्फेट जो है ये इनसॉल्युबल होता है जनरली, तो इसको हमने क्या कर दिया बेटा, फिल्टर आउट कर दिया। अब रॉक्सा के साथ अभी भी कौन कौन सी गंदगी जुड़ी हुई बेटा, माजी का क्लोराइड। ये जो पार्ट बचा, देखो इंप्योरिटी, अब आपने जब छाना तो पीपीटी हट गया, इनसॉल्युबल जो था, और जो बचा हुआ पार्ट है, जो सॉल्यूशन बचा, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट।
तो अब अगले स्टेप में आ रहा है कि जो फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट मतलब जो बचा हुआ सॉल्यूशन था, उसमें आप HCl गैस पास करेंगे। क्या पास करेंगे? HCl गैस। क्योंकि क्लोराइड 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 कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सबसे पहले NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। NaCl गेट्स प्रेसिपिटेट आउट। तो ये पूरा इसका प्रिपरेशन होता है किसका? रॉक्सा का प्रिपरेशन। देखो फिर से सुनो, अब इधर ध्यान दो, उधर बोर्ड छोड़ दो, इधर ध्यान दो। क्या बोला मैंने? रॉक्सा का मतलब क्या हो गया? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मतलब NaCl। रॉक्सा कहां से प्रकट हुआ? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन का समझ में आ गया क्या? सी वाटर। समुद्र मंथन किया, सी वाटर का क्या किया? इवेपोरेशन। जो रॉक्सा मिले साफ सुथरे थे, गंदगी वाले? गंदगी किस किस की थी? काना का सल्फेट और माझी का। आपको यहां याद हो ना हो, एग्जाम में जब ऑप्शन दिखेगा तो सब बातें अपने आप याद आने लगेंगी आपको। काना का सल्फेट और माझी का क्लोराइड। फिर क्योंकि वो गंदे थे तो उनको नहलाया। नहलाया तो कुछ इंप्योरिटी जो इनसॉल्युबल थी वो हट गई। वो बेसिकली कौन है? काना का सल्फेट। पर एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है काना का सल्फेट फिल्टर होता है, ऐसा नहीं, बस उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने वही लिखवा दिया आपको, ठीक है। अब कुछ इनसॉल्युबल इंप्योरिटी फिल्टर आउट हो गई, जो बचा हुआ फिल्ट्रेट था उसमें से क्या पास कर दिया? HCl। HCl पास किया। NaCl की सॉल्युबिलिटी इनमें सबसे कम है, इस वजह से NaCl क्या हो जाता है बेटा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। पहले ये लिखो फटाफट प्रिपरेशन। तूफानी रफ्तार से आज चलाओ बिल्कुल। सोमवार है, कल खूब रेस्ट किया होगा। लिखो लिखो जल्दी लिखो। मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व कर लिया बॉन्डिंग का, है ना? बस ये एस ब्लॉक का ये थर्ड पार्ट है, कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद अपन फिर मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे। तो कल ले आना मॉड्यूल सब लोग, है ना? बॉन्डिंग का सॉल्व कर लेंगे और डिस्कस कर देंगे मतलब। और एस ब्लॉक साइमल्टेनियसली कर लेना, है ना? जैसे ही कंप्लीट होगा एक आध दिन और दे देंगे उसके बाद, तो एस ब्लॉक भी डिस्कस कर देंगे फिर। अभी एस ब्लॉक जब ये हो जाएगा उसके बाद में, है ना, ग्रुप पे बहुत सारे क्वेश्चंस डालूंगा इस ब्लॉक के। क्योंकि ये ब्लॉक वो वाली जगह है बेटा जहां पर आप लोगों को जनरली परेशानी रहती है, और इससे समाधान पाने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ब्लॉक उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन डालूंगा, है ना? रोज 20 25 50 क्वेश्चन डाल देंगे, उसको सॉल्व करते जाइएगा। हाँ फिजिकल के भी डाल दें बेटा। हाँ तो पूरी फीस मेरे को दे देना फिर। हाँ चलो इधर ध्यान दो। लिख लिया ये सबने? जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चले बेटा, अब यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि जो NaCl है वो क्या हो जाता है बेटा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। अभी भी आप देखो सॉल्यूशन में जिसमें क्या कौन कौन था बेटा? माझी का क्लोराइड था और NaCl था। NaCl तो पीपीटी आउट हो गया। सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन बच गया? माझी का क्लोराइड। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इसी के प्रिपरेशन में, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड रिमेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ड्यू टू देयर ग्रेटर या हायर सॉल्युबिलिटीज। तो वो स्टेटमेंट भी लिखा दे रहा हूं, आपको पता है ये तो पीपीटी हो गया। बाकी सॉल्यूशन में कौन कौन बचा? MgCa, है ना? तो अगला स्टेटमेंट लिख लेना, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, माझी का क्लोराइड, remains dissolved in solution, remains dissolved in solution due to higher solubility. MgCl2 and CaCl2 remain dissolved in solution due to higher solubility. चलिए, ये तो NaCl का प्रिपरेशन के बारे में बात हो गई बेटा। पूरा रॉक्सा का जो भी प्रिपरेशन था वो बता दिया आपको। अब इसमें एक और टर्म के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और वो टर्म कौन सी है? मैंने ऊपर आपको सॉल्ट वॉल्ट के नाम लिखाए थे, बट उसमें मैंने बोला था कि टेबल सॉल्ट को इंक्लूड नहीं करना। टेबल सॉल्ट बेसिकली ये जो NaCl है, जो प्योर NaCl मिला, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रॉक सॉल्ट। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? कॉमन सॉल्ट। टेबल सॉल्ट में NaCl के साथ साथ कुछ इंप्योरिटीज मिलेगी, और वो इंप्योरिटीज माझी के क्लोराइड की होगी। कौन सी इंप्योरिटीज होगी? मतलब बेसिकली ये वाला जो पार्ट अभी आपको मिला, ये दिस इज टेबल सॉल्ट, दिस इज टेबल सॉल्ट। अब आप ये जानते हो, है ना, ये बहुत कॉमन सी प्रोसेस है, सबने सुन रखा होगा बहुत बार भी। आप किसी ढाबे वाबे पे चले गए, मेस में खाना खाते ही हो, है ना? किसी 5 स्टार ढाबे पे चले गए, 5 स्टार ढाबे पे ना, या किसी 5 स्टार होटल पे चल गए जिसने नाम लिख रखा 5 स्टार और है आधा स्टार ही, है ना, अंदर से, ठीक है? तो
ऐसे किसी भी होटल वगैरह पे है ना चले गए अपन, तो वहां पर हम जानते टेबल पे नमक रखा ही रहता है डब्बे में। वो नमक जो रहता है, मौसम जब बारिश वाला होता है या ह्यूमिड वाला होता है, तो जनरली वो नमक मॉइस्चर कंटेन कर लेता है, गीला हो जाता है। तो उस सॉल्ट को हम लोग, जो टेबल पे सॉल्ट रखा होता है, उसी को तो क्या बोल रहे हैं बेटा, टेबल सॉल्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, टेबल सॉल्ट, हाँ टेबल पे रखा इसलिए टेबल सॉल्ट। अब इसमें कौन कौन होता है, ध्यान सुनना बेटा, बेटा बात इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कई बार एम्स में क्वेश्चन, एम्स का चहेता क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है। अब एम्स बंद हो गया तो हो सकता है नीट वाला देख ले कभी, है ना। तो अब देखो NaCl और माझी का क्लोराइड, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेबल सॉल्ट। इसके अलावा और भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं, बट मेन यही कंस्टिट्यूएंट है। आपसे ये बोला जाता है कि टेबल सॉल्ट जो है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अभी नेचर वेचर सब बताता हूं क्या कैसा होता है, किस नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेबल सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट दो नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट। अब ये हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या और डेलिक्विसेंट का मतलब क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। जब कोई चीज एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता हो, क्या करता हो, मॉइस्चर एब्जॉर्ब। जब कोई चीज एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर से सराउंडिंग से क्या करना है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है। अगर कोई चीज सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सिर्फ वेट हो जाए, गीला हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कब तक एब्जॉर्ब करेगा, गीला होने तक, ठीक। अगर कोई चीज एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है और गीली हो जाए, और गीली होने के बाद भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना कंटिन्यू रखे, और एब्जॉर्ब करते 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 उसी में डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा, डेलिक्विसेंट। ध्यान सुनिएगा, कोई चीज अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको क्या बोला गया बेटा, हाइग्रोस्कोपिक भी डेलिक्विसेंट भी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने तक। पर आगे की पिक्चर पूरी बाकी है। तो अगर कोई चीज मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते करते सिर्फ गीला हो जाए, उसके आगे वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते करते कब तक, जब तक उसमें डिसॉल्व नहीं हो जाता, उसके बाद भी वो कंटिन्यू रखेगा ही। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं बेटा, डेलिक्विसेंट। एक बात बताइए, क्या जितनी भी डेलिक्विसेंट चीजें हैं सब हाइग्रोस्कोपिक होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले तो गीले ही हुआ होगा ना। पर ऑल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस आर नॉट डेलिक्विसेंट, बट ऑल डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस आर हाइग्रोस्कोपिक। क्या बात समझ में आ रही बेटा, तो इसको आप अलग से मार्जिन में लिख लेना, मैं शॉर्ट में बोल दिया। अगर कोई चीज मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके गीला हो जाए तो हाइग्रोस्कोपिक, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते 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 उसी में डिसॉल्व हो जाए तो डेलिक्विसेंट। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वेट हो जाए, गीला हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे बेटे, हाइग्रोस्कोपिक। और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते रहे और डिसॉल्व होने लग जाए, सॉल्यूशन बना ले, उसको बोलेंगे डेलिक्विसेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसके ऊपर चलते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी, इधर देखिए, टेबल सॉल्ट जो है इसकी बात चल रही थी। टेबल सॉल्ट आपको है ना पूरा ऐसे पानी में डूबा हुआ तो नहीं दिखता, कोई ऊपर से पानी डाल दे तो बात अलग है, लेकिन वो तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सिर्फ क्या होता है बेटा, गीला होता है, और इसीलिए टेबल सॉल्ट को क्या बोला, हाइग्रोस्कोपिक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, टेबल सॉल्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे बेटा, रॉक्सा और माझी का क्लोराइड। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेबल सॉल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक, किसकी वजह से बेटा, प्योर NaCl जो होता है ना, ये ना तो हाइग्रोस्कोपिक है ना डेलिक्विसेंट है। ध्यान सुनना, प्योर NaCl मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम किसने किया होगा, माझी के क्लोराइड ने किया हुआ। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोट बना के लिखिएगा, टेबल सॉल्ट is hygroscopic in nature. Table salt is hygroscopic in nature due to presence of impurities, due to presence of impurities like MgCl2 and CaCl2. Presence of impurities like MgCl2 and CaCl2.
फुल स्टॉप, लाइन चेंज करें, लिखे MgCl2 and CaCl2, MgCl2 and CaCl2 are deliquescent in nature. MgCl2 and CaCl2 are deliquescent in nature. MgCl2 and CaCl2 are deliquescent in nature. ध्यान सुनना, अभी ये पूरा पॉइंट क्या है। मैंने क्या बोला आपको, अभी मैंने आपको ये बोला कि जो टेबल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट में प्योर कंपोनेंट कौन है बेटा, NaCl। सुनना, प्योर NaCl कभी भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। जब टेबल सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं तो दिमाग में कौन आता है बेटा, NaCl ही आता है। और अपन ये सोचते हैं कि NaCl मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। NaCl मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है। एब्जॉर्ब कौन करेगा, MgCl2 CaCl2। पर अभी मैंने क्या बोला कि टेबल सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक और MgCl2 और CaCl2 के बारे में मैंने क्या बोला कि ये डेलिक्विसेंट है। अब समझना सर, ये डेलिक्विसेंट और वो हाइग्रोस्कोपिक ये क्या चल रहा है, समझना। आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में टेबल सॉल्ट भरा हुआ है। टेबल सॉल्ट में कौन कौन है, सोडियम क्लोराइड और माजी का क्लोराइड। क्या ज्यादा क्वांटिटी सोडियम क्लोराइड की होगी या नहीं होगी बेटा, होगी ऑब्वियसली। और थोड़ी बहुत इंप्योरिटी किसकी है, माजी के क्लोराइड की। अब ये जो माजी का क्लोराइड है ना, ये डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट होने का मतलब क्या हुआ, इसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना चालू किया। इसने जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना चालू किया, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते 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 मॉइस्चर में ही डिसॉल्व हो गया। ये तो डिसॉल्व हो गया, पर इसकी वजह से ये पूरा डब्बा थोड़ी डिसॉल्व होगा। ये पूरा डब्बा इसकी वजह से सिर्फ गीला हो पाएगा। और इसीलिए पूरा टेबल सॉल्ट क्या कहला रहा है, हाइग्रोस्कोपिक। क्यों हाइग्रोस्कोपिक है, ड्यू टू डेलिक्विसेंट नेचर ऑफ माजी का क्लोराइड। इसने बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, उसकी वजह से ये पूरा डब्बा सिर्फ गीला हो पाया। तो ये ध्यान रखना कि टेबल सॉल्ट जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। और किसकी वजह से हाइग्रोस्कोपिक होता है, माजी के क्लोराइड। और माजी का क्लोराइड खुद हाइग्रोस्कोपिक है या डेलिक्विसेंट है, डेलिक्विसेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूजेस पे आ रहे बेटे। यूजेस में जो सबसे पहला यूज है, लिखिएगा, 2 यूज लिखने इसके बेसिकली। पहला तो आप जानते ही, नमक स्वाद अनुसार, है ना। कुछ भी खाना आना बनाए तो उसमें पहला पॉइंट लिखे, यूज्ड इन कुकिंग पर्पस, यूज्ड इन कुकिंग पर्पस। और दूसरा लिख लेना, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, है ना। अचार वगैरह में प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में ऐड कर दिया जाता है, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। इवन फिर आप, है ना, वो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह, तो वो रेडिएटर में बर्फ को पिघलाने में और बनाने में NaCl वो सब भी आ सकता है। पर ठीक है, ये यूजेस जो दे रखे हैं एनसीईआरटी ने बता दिया आपको। अगला आते हैं सेकेंड टाइप के कंपाउंड पे। और सेकेंड टाइप का जो कंपाउंड आपको पढ़ना है यहाँ पर, वो है NaOH। और NaOH को बोला जाएगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसका नाम होता है बेटा कॉस्टिक सोडा। चलिए, सेकेंड जो कंपाउंड हमें पढ़ना है बेटा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉस्टिक सोडा। शॉर्ट में मैंने बता दिया, है ना। पहला वाला जो था वो रॉक्सा थे। रॉक्सा समुद्र मंथन से निकले। समुद्र मंथन से जो रॉक्सा निकले, साफ निकले या गंदे निकले बेटा, गंदे निकले। कौन कौन सी गंदगी थी, काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड। कभी अगर एक्सचेंज हो जाए तो भी आपको बता दिया किस तरह से समझ में आ जाएगा। फिर वो जो गंदगी थी उसको हटाने के लिए पहले उसको नहलाया, पानी मिलाया तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी वो हट गई। फिर जो सॉल्यूशन था उसमें HCl पास किया। HCl पास करते NaCl, PPT आउट हो जाएगा। और कैल्शियम और माजी का जो क्लोराइड है, मतलब बेसिकली वो कहां रह जाएगा, सॉल्यूशन में। माजी का क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्विसेंट, डेलिक्विसेंट। और टेबल सॉल्ट इनकी वजह से क्या हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौशिकदा की तरफ आ रहे हैं। अब मूवी स्टार्ट हो रही पूरी। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पहली बात, पूरे एस ब्लॉक का सबसे लेंथी कंपाउंड यही है, क्योंकि इसकी रिएक्शन आपको पूरे यहां से लेकर P ब्लॉक तक, D ब्लॉक तक पढ़नी होती है। आपने रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा होता है एनसीईआरटी में। रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नाम का एक चीज है। आप आगे जाके सिलेबस में फास्फोरस का NaOH से डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ोगे, सल्फर का NaOH से डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ोगे, क्लोरीन का हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ोगे। हर जगह NaOH काम में आएगा। वो सारी रिएक्शन हम यहीं पर पढ़ रहे होंगे, इसलिए ये थोड़ा सा आपको लेंदी अभी फिलहाल के लिए लग सकता है, लेकिन सारी NaOH की रिएक्शन एक जगह पर बता दी जा रही है, ताकि आप जब पढ़े तो आपको कौशिकदा से NaOH देखते ही कौशिकदा याद कर लेना, सब यही मिल जाएगा। ठीक है, आइए इधर NaOH की बात कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौशिकदा, फिल्म का सीन पहला, ये हीरो है मूवी का।
तो पहला इसका इंट्रोडक्शन, दरवाजा दरवाजा टूटा और कौशिकदा की एंट्री है ना। कौशिकदा की एंट्री तो पहले हीरो को हमेशा ऐसे ऊपर से नीचे तक दिखाते हैं, वैसे तो हीरोइनों को दिखाते, पर अभी तो हीरो को ही देख लो, है ना। हाँ, अभी सुने, इसमें कौशिकदा के अपीयरेंस के बारे में बात आ रही। पहली बात, कौशिकदा कैसे हैं बेटा? गोरे चिट्टे हैं। कैसे कैसे हैं, है ना। दूसरा, कौशिकदा स्ट्रांग है। अबे हीरो है तो पहलवान तो बनना ही पड़ेगा थोड़ा सा। तो कैसे हैं? गोरे हैं, स्ट्रांग है और दिल वाले हैं। कैसे हैं? दिल वाले। पहली बात, फिजिकल अपीयरेंस बताया मैंने, क्या क्या है? पहला बात बताइए, गोरे चिट्टे हैं। दूसरा, स्ट्रांग है। तीसरा, दिल वाले। पहला पॉइंट जो आपको बताया, गोरे चिट्टे, व्हाइट, इसका मतलब है ये कलर के बारे में बात हो रही है। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर या सॉल्ट होता है। दूसरा, स्ट्रांग, इट इज अ स्ट्रांग बेस, NaOH इज अ स्ट्रांग बेस। और दिल वाले मतलब डेलिक्विसेंट है। दिल वाले मतलब डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या हो गया? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते 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 डिसॉल्व। यहां पर ये लिखने के बाद लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला पॉइंट लिखें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इट इज a white crystalline powder, it is a white crystalline powder, it is a white crystalline powder. Second point, it is a strong base, it is a strong base. और तीसरा, it is deliquescent in nature, it is deliquescent in nature. ठीक है, तो ये इनका फिजिकल अपीयरेंस हो गया बेटा, है ना। बिल्कुल सफेद साफ सुथरे गोरे चिट्टे हैं। दूसरा, मजबूत शरीर है इनका, बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद बोला तो दिल वाले हैं, तभी तो हीरो है ना। इस तरह की बात हो रही। अब चलें, इसमें जो अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी लिखी ना, डेलिक्वेसेंट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। एक बात समझिएगा, आपने सपोज NaOH का एक सॉल्यूशन तैयार करा। किसका सॉल्यूशन तैयार करा बेटा? NaOH। और मान लीजिए उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मैंने बोल दिया आपको 1 मोलर है। कितना है बेटा? 1 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल NaOH dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया। अब आप देखिए, आपने 40 ग्राम NaOH मिलाया। किसमें मिलाया? 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये तैयार है। आपने सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड ओपन छोड़ दिया काफी देर के लिए। क्या ये डेलिक्वेसेंट है? क्या ये घुलने के बावजूद भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा? यस, ये सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना चालू रखेगा। जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना चालू रखेगा तो बेटा NaOH तो 40 ग्राम का 40 ग्राम ही है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन पहले 1 लीटर था, क्या ये 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगा बेटा? और आप जानते हो कि कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अगर आप NaOH के सॉल्यूशन को या कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन को काफी देर के लिए ओपन छोड़ दें तो उसके कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा? इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो अपने को पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्टेटमेंट में लिखा दे रहा हूं, नोट करके लिखिएगा। इफ NaOH solution, if NaOH solution is kept open for a long time, kept open for a long time, then the concentration of solution, then the concentration of the solution decreases, then the concentration of the solution decreases due to its deliquescent nature, due to its deliquescent nature, due to its deliquescent nature। ठीक है, तो यहां पर तो हम लोगों ने बात करी बेटा इसके डेलिक्वेसेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता था, वो आपको बता दिया क्या होने वाला है यहां पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में समझा। सीन नंबर 2 पे आते हैं। पहला सीन क्या हुआ? एंट्री हुई, गोरा चिट्टा निकला, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप का निकला और दिल वाला निकला। डेलिक्वेसेंट समझ लिया अपन ने, उससे क्वेश्चन बन सकता था, वो बता दिया। सेकंड पे जाते हैं। अब हीरो के बिजनेस के बारे में आपको बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? बिजनेस, है ना। तो अमीर अंबानी टाइप का है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका बिजनेस देखिए। बिजनेस मतलब यूजेस पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? यूजेस पे। ध्यान सुनना, पहला यूज सोप इंडस्ट्री में यूज होगा। कहां यूज होगा? फिर कहां यूज होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फिर कहां यूज होगा? पेपर इंडस्ट्री में। ये 3 जो यूज आपके सामने लिखे ना,
ये मोस्ट कॉमन यूजेस है। आप किसी का भी यूज पढ़ो, उनमें से कोई ना कोई इनमें से मिल ही जाएगा आपको। ये बहुत कॉमन आने वाले यूजेस है, और इसीलिए एग्जाम में बेटा कॉमन यूज नहीं पूछता है, हमेशा हट के यूज पूछता है, ध्यान सुनना। और एक बात और बोल दे रहा हूँ बेटा, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, मैंने आपको जब स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक तब भी मैंने बोला था सारी चीजें ब्लॉक अभी जैसे कवर हो जाएगा पढ़ लेना। सारे यूजेस लिखवा पाना या बता पाना इम्पॉसिबल है बेटा, ये बात हमेशा याद रखें। एक बार आप चाहें तो मैं आपको बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यूजेस ही यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। और आपको लगे कि हमें और पढ़ना है तो एनसीईआरटी में भर भर के यूजेस दे रखे, देख लेना, तुम्हारे याद हो सके तो कर लेना। उतने याद कर पाना इम्पॉसिबल है यूजेस, मेन यूजेस यहाँ बता दिए जाएंगे। फिर भी एक बार रीडिंग लगा लेना एग्जाम से पहले, जब भी एस ब्लॉक कभी भी पेपर में आए एक बार रीडिंग लगाते जाना, रटने मत बैठना, रटने बैठोगे कभी याद नहीं होगा, कभी याद नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, टाइम वेस्ट कर रहे हो। रीडिंग लगाते जाए, 2-4 बार 5 बार रीडिंग लगा लीजिएगा। जैसे अभी माइनर होगा पढ़ लिया, उसके बाद फिर जब बैक पोर्शन आएगा पढ़ लिया, मेजर हुआ या इस तरह के कॉमन टेस्ट हुए पढ़ लिया, 2-4 बार पढ़ लोगे, इतने में अगर एग्जाम में याद आना होगा तो आ जाएगा, परेशान नहीं होना। अननेसेसरी बेटा टाइम वेस्ट मत करना, पहले ही बता रहा हूं, है ना। अभी देखिए, सोप इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, मतलब ये मैंने क्या बोला कि कौशिक दा के बिजनेस के ऊपर चल रहे हैं, और बिजनेस वैसे अंबानी टाइप का लंबा चौड़ा बिजनेस है। सोप की कंपनियां हैं इनकी, टेक्सटाइल वेक्सटाइल की कंपनियां हैं, पेपर इंडस्ट्री वगैरह इनकी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम अंबानी की कैटेगरी की तो है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और एक आता है मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन। सुने ध्यान से, ये सारे यूजेस एनसीईआरटी में गिवन है, तो आएगा तो पटाखा फूट जाएगा, ठीक है। हाँ, 2 यूजेस कम से कम आपको याद रखने हैं, वो ये 2 हैं। वैसे तो कहानी बता दी तो सब याद हो जाएगा आपको। सोप, टेक्सटाइल, पेपर कॉमन यूज है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसमें कुछ बताने का है नहीं, समझ में आता है नाम से, वो है काम की बात, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन। बेटा कॉटन के थ्रेड्स, धागे देखे हुए, कुछ धागे होते हैं यूं करा कच्चे धागे, अजय देवगन टूट गया, और कुछ होते हैं पक्के धागे, नहीं टूटता। तो मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन की अगर बात करें ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन के जो धागे या थ्रेड्स वगैरह होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन। तो ये ध्यान रखिए, ये यूजेस है, यूजेस डालिए, और यूजेस में सारे यूजेस लिख लें बेटा। चलिए इधर ध्यान देंगे। अभी हम लोगों ने 2 सीन पढ़ लिए, है ना। पहला तो क्या हो गया, उनका एंट्री हो गया, और दूसरा क्या हो गया, उनके बिजनेस के बारे में समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कौशिक दा के प्रिपरेशन तक जा रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन इन द सेंस समझिएगा, अभी मूवी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्या हो रहा है अगला सीन देखिए। ये जो कौशिक दा थे, इनके यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री थी, मतलब इनके पेपर पेपर छपते थे, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नई दुनिया, इस टाइप के, है ना, फ्री प्रेस, वी प्रेस। तो इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में किसी मिनिस्टर के खिलाफ एक आर्टिकल छाप दिया। किसके खिलाफ आर्टिकल छाप दिया, मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक है। तो मिनिस्टर के खिलाफ आर्टिकल छापा, और वो मिनिस्टर पावर में तो था ही, उसने किसी भी तरीके से लीपा पोती करके कौशिक दा को उठा के कहां डाल दिया, जेल में। कौशिक दा हल्के आदमी नहीं है, ध्यान रखना, अंबानी कैटेगरी के हैं, ये ध्यान रखना। तो उसने उठा के कौशिक दा को कहां डाल दिया, जेल में। जेल को इंग्लिश में बोलते हैं, चले आइए कहानी बढ़ाते आगे। अब यहां पर कौशिक दा को पहुंचा दिया सेल में, और सेल में अगर कौशिक दा पहुंच गए, कौशिक दा को सेल में पहुंचाने का मतलब है NaOH को पहुंचाना है, और इसका प्रिपरेशन यहां तक पहुंचना है, मतलब इन तक पहुंचना है। किसको पहुंचना है, वो जो मंत्री है, उसने क्या करा, कौशिक दा को सेल में पहुंचाया। जिस सेल में पहुंचाया, उस जेल के जेलर का नाम था CK, क्या नाम था, कास्टनर केलनर, क्या नाम था। क्योंकि वो जो पहला वाला प्रिपरेशन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है,
वो बस बताया जा रहा है आपको, क्योंकि वो 10th में आपने पढ़ा होता, तो एक रिएक्शन, एक स्टेप में रिएक्शन याद करने के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। मेन जो एनसीईआरटी ने दे रखा वो क्या दे रखा बेटा, कास्टनर केल्नर। सुनना मेरी बात, इन्होंने कौशिक दा ने अपने पेपर में मिनिस्टर के खिलाफ छापा। मिनिस्टर ने क्या किया, कुछ भी लीपापोती करके कौशिक दा को उठा के कहां पहुंचा दिया, सेल में, जेल में। जेल में जो जेलर, जो वहां का हेड था, वो कौन था, सीके। सीके का मतलब कास्टनर केल्नर सेल, कास्टनर केल्नर सेल। अब वो जो जेलर था, सीके की जेल में क्यों पहुंचाया, क्योंकि सीके मंत्री का खास आदमी था। तो कौशिक दा को मंत्री तो इसके पीछे पड़ा हुआ, इसको निपटाना चाहता है, गुंडे भेजेगा ना अभी मारने के लिए, वो वाला सीन आ रहा है, ठीक है। तो मंत्री ने, पूरी फिल्म चलेगी, चिंता मत करो, स्क्रिप्ट बिल्कुल खतरनाक है और सारे एंगल से बनाई, देखना अभी एंगल भी आएगा दूसरा। सुने, अभी वो जो मिनिस्टर था, उसने कौशिक दा को यहाँ पहुंच दिया, कौन सी सेल में पहुंचा है, सी के सेल। मतलब सी के सेल में कौन मिलेगा, एनओएच मिलेगा। और एनओएच तक पहुंचना है, किसको पहुंचना, उस मंत्री को पहुंचना है एनओएच तक। एनओएच को निपटाना है, उसने अपने कुछ आदमी भेजे मारने के लिए, गुंडे भेजे, है ना। पर क्योंकि कौशिक दा हल्के आदमी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो वो जो कुछ गुंडे आ रहे हैं, समझना, वो जो कुछ गुंडे आ रहे हैं या कुछ आदमी आ रहे हैं, उनको यहां तक पहुंचाना है। और वो किसकी जेल में पहुंचेंगे, इसकी जेल में पहुंचेंगे, ध्यान सुनना। तो अब इसकी जेल तक पहुंचना है, तो हो सकता है कि वो जो आदमी आ रहे हैं अननोन, सीके उनको जानता तो है नहीं, सीके को बस इतना पता है कि मंत्री के आदमी आएंगे मारने इसको, ठीक है ना, और उनको अंदर तक पहुंचाना है, इस तक पहुंचा के छोड़ देना है कि निपटा दो इसको। पर वो जो आदमी आ रहे हैं अननोन, हो सकता है वो कौशिक दा के खुद के आदमी हो, भारी आदमी है, छुड़ा के ले जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए मंत्री ने एक कोडवर्ड दिया। क्या दिया, कोडवर्ड। सीके को बोला जब आदमी आएंगे और ये बोलेंगे तो उन्हीं को जाने देना, किसी और को मत जाने देना, पता चल छुड़ा के लेगा वापस, है ना। तो वो कोडवर्ड क्या था, नमक का बबलगम। क्या था, नमक का बबलगम खाना है और फिर पानी पीना है। क्या बोला मैंने, नमक का बबलगम खाना है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे क्या आपके बबलगम में नमक है। नमक का बबलगम खाओ और पानी पियो, इस तरह का कोडवर्ड दे दिया, ठीक। अब इस पे जाएंगे आखिरी तक, देखें इधर आइए। पहले ये फर्स्ट वाला रिएक्शन बता रहा हूं, इसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। बस ये 10th की एक प्रोसेस है, आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 स्टेप में होगा और दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट निकलेगा वो एक ही स्टेप में आपको दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ने वाली है, मान के चल रहे हैं आपको आता है, थोड़ा बहुत मैं हिंट दे दूंगा, समझ में आ जाए, मैं बता दूंगा ना बेटा, क्यों परेशान हो, नहीं आता। अब इधर सुन, NaCl और वाटर। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं सेल में, तो 2 तरह की बातें होती है, एक तो एक्वस सोल्यूशन और एक मॉल्टन फेज, 2 ही चीजें होती है। ये एक्वस है और ये मॉल्टन है, ये एक्वस है और ये मॉल्टन है। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन सॉल्यूशन। अब आप देखिए, आपने एक्वस NaCl लिया, अब आप खुद बताइए, जब सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, तो आप जानते हैं एक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनोड, और एक को क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड। और आपको पता है ऐसा ऐसा ट्रिक बताया जाता है, लोन वोन वोन वोन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, और एनोड नेगेटिव वेगेटिव, ये सब पता सबको, ठीक है। हाँ पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पोको देखो आगे सुने। हाँ, अगर ये भी नहीं पता तो यकीन मानिए आपका कट चुका है, ठीक है। हाँ, अब एनोड पे आइए। एनोड पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और एनोड अब दो चीजें है ना, NaCl और H2। अब ध्यान सुनना, NaCl को अगर आप आयंस में तोड़िए तो Na+Cl- में टूटेगा, और एक्वस भी है, मतलब वाटर भी, H+ भी और OH- भी। आपके पास 2 तरह के कैटायंस हैं और 2 तरह के एनायंस हैं। हमेशा ये जो नाम दिया गया एनोड या नाम दिया गया कैथोड, हमेशा कैटायन जो है वो कैथोड पे भागते हैं और एनायन जो है वो हमेशा एनोड पे। नाम से समझ में आएगा, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, भागे। कैथोड पर रिडक्शन होता है बेटे, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है बेटे, ठीक है। अब आप देखिए, ये दोनों जो कैटायन थे और ये दोनों जो एनायन थे, इनकी कहानी समझिएगा। रिडक्शन का मतलब, ऐसा भी सुना होगा कहानी, यकीन मानिए हो गया खेल। लियो सेस्गर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, है ना। शुरू शुरू में 2-4 साल तो यही याद करने में लग जाते हैं कि रिडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन गेन होता है कि लॉस होता है, तो ये ट्रिक होती है याद करने की ना। लियो सेस्गर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सुनिए, अब पहले मैं इसको बता देता हूं, वैसे होता तो पहले क्या है, ऑक्सीडेशन, लेकिन अपन इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा समझने के हिसाब से। अब आप देखो, दोनों कैटायन भागे किसकी तरफ बेटा, कैथोड की तरफ। और क्यों भागे, रिडक्शन कराने के लिए भागे। अगर अकेला NaCl मॉल्टेन होता तो एक ही कैटायन होता, Na, वही जाता। अकेला Cl होता, वही जाता। लेकिन अभी 2 कैटायन है, कौन कौन, Na+, H+।
दोनों भागे कैथोड की तरफ, लेकिन रेस लग रही है बेसिकली, एक ही जीतेगा, एक ही जीतेगा। और वो कैसे डिसाइड होगा? SRP, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो नीचे है वो पहुंचेगा, क्योंकि नीचे आने पर, याद करिए कल बताया था मैक्सिमम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर वाला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, और सोडियम ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे आता है, छापा के जस्ट पास में। तो नीचे वाले का रिडक्शन पहले होगा, और दोनों में से रिडक्शन कराने पहले कौन पहुंच जाएगा बेटा? हाइड्रोजन पहुंच जाएगा। अगर थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो यहीं पर काम लगेगा। अब सुनिए, कैथोड पर पहले कौन पहुंच गया बेटा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में यहां पर रिजल्ट बता दे रहा हूं, लास्ट में लिख दूंगा उधर रिएक्शन, ठीक है। कैथोड पर हाइड्रोजन पहुंचा और इसका रिडक्शन कराना है, मतलब H+ से 0 पे जाना है, रिडक्शन हो रहा है। पर हाइड्रोजन H के फॉर्म में मिलता है या H2 के फॉर्म में? तो इसको बैलेंस कर दे, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 2, तब जाके तो ये बना होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। H2 मिल गया। कैथोड पर जो प्रोडक्ट यहां पर रिलीज होने वाला है वो कौन सी गैस होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे बात करते हैं बाद में। देखिए अब आ रहे हैं किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, एनोड पर जब आप जा रहे हो, इसको हटा ही देता हूं सीके को थोड़ी देर के लिए, है ना। अब आप देखो, 2 एनायन है और दोनों एनायन किसकी तरफ भागे? एनोड। एनोड पे क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में से पहले पहुंचना चाहिए OH नेगेटिव को, पहले पहुंचना चाहिए OH नेगेटिव को। लेकिन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्स्ट्रा वोल्टेज नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो भी ठीक है, और पढ़ते हैं तो उसकी वजह से Cl जो है, हेलोजन जो है, वो पहले पहुंच जाता है बेटा। और यहां पर पहले कौन पहुंच जाएगा? Cl माइनस क्या होना है इसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cl में बदलेगा बेटा। नेचर में Cl के फॉर्म में मिलता है या Cl2 के फॉर्म में मिलता है? Cl2। तो Cl2 बनाना है तो 2 Cl और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करे वही 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने गेन किए थे, इसलिए पहले प्रोसेस एनोड पे होगी और वही इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा? कैथोड पे जाएगा। अब आप देखो, ये जो Cl2 बन रहा है, इस Cl2 का रिलीज होगा कहां पर? एनोड पर। तो एनोड पर कौन रिलीज होगा बेटा? Cl2। अब आप सुनिए, क्या कैथोड पर H2 रिलीज हो गया या नहीं हो गया बेटा? हो गया। और एनोड पर Cl2 रिलीज हो गया या नहीं हो गया बेटा? हो गया। सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें बच गई, Na और OH। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है किसका? NaOH का। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। कहां से प्रिपरेशन किया? NaCl से। एक और बात बता देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आ जाएगा तुमको, इधर ध्यान सुनना। अपन ने, है ना, ली के बाप से काका ने मांगी वांगी सब ऐसा कर लिया था, और यहां पर लिख लिया था, छापा छापा कर लिया था, है ना, इस तरह से, ठीक है। अब सुने, आप जब भी एक्वस फॉर्म की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? मॉल्टन और एक्वस 2 होते हैं। किसकी बात कर रहे हो? एक्वस की। किसकी बात कर रहे हो? एक्वस। क्योंकि एक्वस में ही तो 2 में टकराव होगा, अकेला है मॉल्टन है तो जो केटायन है वही जाएगा। पर जब भी किसी केटायन के साथ हाइड्रोजन की बात आ जाए, एक्वस की बात आ जाए, तो छापा है तो छापा है, वरना हाइड्रोजन को छापा है। क्या बोला मैंने? छापा है तो, वरना अगर छापा है तो छापा है, मतलब अगर मेटल ये हुआ तो यही आएगा। छापा है तो छापा है। अभी जैसे अभी कौन कौन मेटल है वहां पर देखो, Na और H, क्या ये छापा है क्या? अगर छापा होता तो छापा आता, अगर छापा है तो छापा है, वरना हाइड्रोजन को छापा है। क्या बात समझ में आ गई? आ गई तो ठीक है, वरना पोगो देखो, ठीक है। हाँ, चले, अभी हम लोग बात कर रहे थे, कंप्लीट होगा पूरा आज ही। हाँ, इसीलिए बैठा है दोनों को साथ में। इधर देखो, नेल्सन, एंजॉय द लाइव टेलीकास्ट, गो वेंट गॉन, ठीक है। इधर देखें, NaCl प्लस H2, इलेक्ट्रोलाइसिस करा, NaOH मिला, कैथोड पर क्या मिला बेटा? H2, एनोड पे क्या मिला बेटा? Cl2। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, ये जो प्रिपरेशन आपको बताइए सिंगल स्टेप का प्रिपरेशन है, इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला? ये क्या है बेटा? क्लोरीन, क्लोर, और ये NaOH को क्या बोलते हैं बेटा? अल्कली बोलते हैं, तो इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। कभी नाम आ गया एग्जाम में, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है तो समझ जाइएगा, इस प्रिपरेशन को बोलते हैं बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस। खैर, आते हम लोग सी के सेल के ऊपर, और सी के सेल की बात कर रहे हैं कास्टनर केल्नर सेल के ऊपर।
पहला वाला जो प्रिपरेशन है मैंने बोला वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मॉड्यूल में हालांकि दे रखा है नेल्सन डायफ्राम सेल, बट आपको अगर एक स्टेप में रिएक्शन याद रखनी है तो आप इससे याद रख सकते हैं, स्टार वगैरह की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो कौन दे रखा है बेटा, कास्टनर केल्नर सेल, क्योंकि इसमें नमक का बबलगम खाओ और पानी पियो। इधर आइए ध्यान सुनेगा, नमक का मतलब कौन हो गया बेटा, NaCl। NaCl लिया और NaCl अभी आप क्या ले रहे हैं बेटा, मॉल्टन ले रहे हैं, और मॉल्टन NaCl को आप इलेक्ट्रोलाइज करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। ध्यान सुनना, यहां पर आपने एक्वस NaCl लिया था, यहां पर जो आपने दो रिएक्टेंट लिए हैं इन दोनों को हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे बेटा, स्टेप बाय स्टेप, पहले NaCl और बाद में पानी। नमक का बबलगम खाना है, नमक का बबलगम खाना मतलब नमक से पहले क्या बनेगा, बबलगम मतलब अमलगम, और वो अमलगम जो होगा फिर उसमें क्या मिलाएंगे बेटा, पानी, और आप कहां तक पहुंच जाएंगे, कौशिकदा तक पहुंच जाएंगे। इधर देखिए, NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो कैथोड जो है, कैथोड पे आपको कौन मिलेगा बेटा, Na, और कैथोड किसकी बनी हुई है, मर्क्यूरी की कैथोड होगी बेटा, यहां पर कैथोड किसकी होती है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी कैथोड है, इसीलिए Hg का जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उस पर सोडियम जाके चिपक गया, गैसियस नहीं है कि रिलीज हो जाएगा, सोडियम जाके डिपॉजिट हो गया। तो ये NaHg आपको कहां पर मिल गया बेटा, कैथोड पे, क्योंकि यहां पर कास्टनर केल्नर सेल में जो कैथोड बना होता है वो मर्क्यूरी का बना होता है। ये बहुत खास बात है, और इसीलिए आज हमने अमलगम के बारे में बात भी करी थी। और साथ ही साथ एनोड पे कौन भागेगा बेटा, NaCl में से ये भागा कैथोड की तरफ, जाके वहां पर डिपॉजिट हो गया, Cl भागा एनोड की तरफ, एनोड पे कौन रिलीज हो जाएगा, Cl2 गैस। अब आप देखते जाओ, क्या एनोड पर Cl2 निकल गई या नहीं निकल गई बेटा, निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो NaHg मिला आपको, इस कैथोड को उठा के पानी में डाल देते हैं, या इसमें ऐसा बोल दे कि कैथोड में हमने सेकंड स्टेप में क्या मिला दिया बेटा, पानी। पानी को फिर से तोड़िए दो पार्ट में, जैसे अभी यहां पर हमने पानी को कैसे तोड़ा था बेटा, H+ और OH- में। बताइए, OH- किस पे भागेगा, एनोड पर, और H+ किस पे भागेगा, कैथोड पर एनोड पर तो ऑलरेडी Cl2 का रिलीज चल रहा है, तो वहां तो OH का कोई रास्ता ही नहीं है। H+ जो है वो भागा मर्क्यूरी कैथोड पर, और यहां पर जब H+ भागा तो बेटा सोडियम और H में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन खुद यहां जाएगा और सोडियम को यहां से खसकाएगा। सोडियम डिपॉजिट जो था इलेक्ट्रोड से उतरने लग गया और उसके बदले हाइड्रोजन जाने लग गया। ये जो Na था, ये Na इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ में वापस सॉल्यूशन में आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, इस H+ को मिलेगा, और H+ वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम दे रहा है उसको गेन करके क्या बनेगा बेटा, H2 बनेगा। तो देखिए यहां पर कैथोड पर H2 रिलीज होने लगेगा, क्योंकि जो H+ यहां का था वो H+ यहां गया, मर्क्यूरी को बस एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड आपको मान के चलना है, और यहां से Na से उसने इलेक्ट्रॉन लिया, H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया, H2 निकल गया। अब ये Na था, ये इलेक्ट्रोड से निकल के सॉल्यूशन में आ गया, और सॉल्यूशन में यहां से OH बचा हुआ है बेटा, और वो कंबाइन होगा और क्या बना लेगा, NaOH। अब आप देखो इन दोनों स्टेप को अगर आप नेट रिएक्शन निकालो, ये और ये कट जाएगा, ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाली रिएक्शन लिखाई, ताकि आपको अगर सिंपली याद करना है तो ऊपर वाली रिएक्शन है, दो स्टेप एक्चुअल में ये होता है कास्टनर केल्नर में। और आपको अगर इतना याद है, इधर देखो, नमक का बबलगम, और बबलगम में क्या मिला है बेटा, पानी। तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे, ये कोडवर्ड कहां तक पहुंचने का है, कौशिकदा तक पहुंचने का है। तो कौशिकदा तक पहुंचा दिया जेलर ने आपको, और वो जेलर कौन सी जेल का था, CK सेल का। चलिए चलिए, इसके बाद चलिए अगला जो पार्ट आ रहा है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर मूव करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और प्रिपरेशन। अभी तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसका जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन जो हमें समझनी है वो किससे समझनी है बेटा, एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ। ठीक है, अब एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से होते हैं, तो याद करिए, जनाबे अली सब गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के, ये आपको बताया गया था। और ये सारे के सारे क्या होता है बेटा, एम्फोटेरिक मेटल्स। सुनिएगा, एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस से रिएक्शन कर सकते हैं। और आप बताइए क्या NaOH बेस है या नहीं है बेटा, है। तो ये किससे रिएक्शन करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा। अब सुनिएगा, जब NaOH से रिएक्शन करवाई, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी की सारी। NaOH पहले भी मैं बोल चुका हूं आपको, NaOH सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा।
इस पूरे चैप्टर में रिएक्शन बेसिस पे। अगर हमने रिएक्शन की बात करें बेटा, जिंक ले लिया, बेरिलियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, एसएन ले लिया और पीबी ले लिया, और इनका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे बेटा? NaOH के साथ। चले लिखना बंद कर दो, सुनना चालू करें। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि सी के सेल में अगर कौशिक दा तक पहुंचना है तो उसके लिए कोडवर्ड क्या बताया था बेटा? नमक का बबलगम खाओ और पानी पियो। और वो जो गुंडे आए थे अटैक करने, वो गुंडे कौन थे? ये थे। वो गुंडे कौन थे? जनाबे अली। कौन थे? जनाबे अली। जो गुंडे, अभी 2-3 एक्शन सीक्वेंस चलेंगे, 2-3 प्रॉपर्टी पढ़नी है, सबका अलग अलग सीन चलेगा। पहला सीक्वेंस क्या आया कि जो अटैक करने आए सबसे पहले वो कौन से एलिमेंट थे बेटा? एम्फोटेरिक एलिमेंट थे। और एम्फोटेरिक एलिमेंट को याद करने के लिए मैं बार बार सारा नहीं बोलूंगा, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अटैक करने कौन आया? जनाबे अली। सुनना, अभी जनाबे अली आए हैं। कुछ देर के बाद इन द फाइट सीक्वेंस नंबर 3, इसके बाद अभी एक और आएगा, उसके बाद थर्ड सीक्वेंस। थर्ड सीक्वेंस में इन्हीं जनाबे अली के जो नाती, पोते, फूफा, चाचा, काका, ताऊ सब आएंगे। मतलब अभी तो सिर्फ मेटल आए, और फिर हमको इनके मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की रिएक्शन भी इनसे पढ़नी। प्रोडक्ट वही बनेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आएगा, वो हमको पढ़ना है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जनाबे अली आए, बाद में जनाबे अली के खानदान वाले जो हैं वो भी आएंगे अटैक करने। भी हीरोइन को मार मार के भेज देगा, तो फिर बदला लेने के खानदान वाले भी तो आते हैं कि चाचा ताऊ सब आ जाएंगे, बोले नहीं अब हम मारेंगे, चलो तो वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी कौन आ गया लड़ने? जनाबे अली आ गए। सुने, इनमें से इन रिएक्शंस को देखें आप, तो जब ये NaOH पे अटैक करने आ रहे, ध्यान सुनना, NaOH कौशिक दा जो हमारे ये तो पहलवान है, स्ट्रॉन्ग है ना, हाँ, ये आ गए जनाबे अली वाले। जनाबे अली वाले आए तो इस कौशिक दा ने इनको मार मार के इनका मुंह जानवरों जैसा कर दिया। कैसा कर दिया? जानवरों जैसा। और जानवरों जैसा चेहरा हो गया तो जू वाले आए। कौन आए? और इनको उठा के ले गए। तो यहां पर एक टर्म आ गई जू। जू कहने का मतलब क्या है? ZOO। ZOO कहने का मतलब है ZO2, और ZO2 कहने का मतलब है ये एम्फोटेरिक एलिमेंट बेटा। कौन है? ये जो एलिमेंट है, ये सब Z वाले जो एलिमेंट है, मतलब जिंक हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे SN हो, चाहे पीबी हो, ये सब इस तरह का कंपाउंड बनाएंगे। और वो जो जू, जहां पर जो जिस जू वाले इनको लेके गए, वो जू का नाम है MM जू। क्या नाम है? क्या नाम है? MM जू। MM जू का कहने का मतलब है जो कंपाउंड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? M2ZO2 टाइप का कंपाउंड मिलेगा। कौन से टाइप का कंपाउंड मिलेगा? M2। और M यहां पर कौन होगा? सोडियम। M कौन होगा? सोडियम। मतलब आपको Na2 जो एम्फोटेरिक एलिमेंट है वो, और साथ में O2 टाइप का ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये जनरल एक तरीका बता दिया, इसमें 1-2 चीजें चेंज होंगी, एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता है, लेकिन हाँ एक जनरल आइडिया आपको मिल गया कि कोई मेटल आएगा, मेटल में कौन आएगा? सोडियम, और जो एम्फोटेरिक एलिमेंट है उसका ऑक्साइड टाइप का कंपाउंड बनाना। अब एग्जैक्ट कंपाउंड क्या बनाना है, मैकेनिज्म समझिए रिएक्शन की। इधर देखिए, यहां पर से ये जो NaOH है, NaOH का जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन अटैक करेगा एम्फोटेरिक एलिमेंट पे। किस पे अटैक करेगा? एम्फोटेरिक एलिमेंट पे। ध्यान सुनना, मान लो NaOH लिया और रिएक्शन करा रहा हूं बेटा जिंक के साथ, तो इसका जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा जिंक पे, और जिंक पे अटैक करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा बनेगा? एनाइन। अब आप सुनिए, क्या जिंक के ऊपर जो चार्ज बनता है कंपाउंड में वो +2 बनता है बेटा। अब मुझे ऑक्सीजन अटैक करके एनायन बनाना है। अगर मैं एक ऑक्सीजन लगा दूं तो क्या एनायन बनेगा? क्या नहीं, क्योंकि अभी ये +2 और ये -2। क्या मुझे एक और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा? यस। एक और ऑक्सीजन लूंगा तो क्या इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। एनायन बन गया। और इस एनायनिक चार्ज को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? सोडियम। क्या ये M2ZO2 टाइप का कॉम्प्लेक्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा? MM जू बोल दिया हम लोगों ने, ताकि एक कॉमन चीज पता चल जाए। और सुने, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से रिलीज हो जाएगी, और हाइड्रोजन का आप जानते हैं पॉप साउंड से रिलीज होती है। कौन से साउंड से रिलीज? तो ये हाइड्रोजन का प्रिपरेशन भी। अब सुनना, वापस आइए, जो अटैक करने आए, सीन नंबर 1, अटैक करने आए, कौन आए? जनाबे अली वाले अटैक करने आए। जनाबे अली जब कौशिक दा पे अटैक करने आए तो कौशिक दा ने मार मार के इनका चेहरा किसके से बना दिया? जानवर। इन जानवरों को कौन उठा ले गए? जू वाले। जू का नाम क्या था? MM जू। एक हिंट आपको मिल गया, ठीक है। MM जू ले गए। जब कौशिक दा इनको मार रहा था ना, तो जब मार रहा था तो उस टाइम पे, वैसे तो सुनो पहले, सुनो सुनो, कौशिक दा जब इनकी पिटाई कर रहा था तो पिटाई करते वक्त साउंड आता है ढिशुम ढिशुम का। कौन सा साउंड आता है? भिशुम भिशुम, ऐसा। सुनो, अब सुन लो, टाइम कम है, सुनो।
बिशुम बिशुम का साउंड आता है, ठीक है। पर यहां पर साउंड जो आया वो डिशुम डिशुम का साउंड नहीं आया। जब मार रहा था डिशुम डिशुम का, बोले पॉप साउंड आया। कौन सा साउंड आया? पॉप साउंड आया। कौन सा साउंड आया? पॉप साउंड। तो जब कौशिक दा इन जनाबे अली को मारता तो डिशुम डिशुम का साउंड आता है या पॉप साउंड आता है? पॉप साउंड। पॉप साउंड कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर कौन रिलीज हो रहा होगा? हाइड्रोजन। तो ये जितनी भी रिएक्शन है ना, ये वापस से रिपीट होती है बेटा जब आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हो। तो दीज आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके यहां पर हाइड्रोजन चैप्टर में जो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन है वो भी यहां पर आप पढ़ रहे हैं इसके थ्रू। अब आप देखिए, मैं प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहा था। इधर देखिए, प्रोडक्ट बनाने का तरीका समझ लिया। एमएमजू तो एक कॉमन बता दिया और आपको एग्जाम में ऑप्शन बना हुआ मिलेगा। आपको तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी, खत्म। लेकिन फिर भी प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट बता रहा है। आप बताइए ऑक्सीजन का अटैक किस पे कराना बेटा? जिंक पे। जिंक पे कितना ऑक्सीजन अटैक करा है बेटा? एक। एक कराया तो बताइए क्या एनाइनिक चार्ज आया या नहीं आया? नहीं आया। क्या दो जिंक ऐड करे तो -2 आ जाएगा बेटा? यस। अच्छा, -2 को बैलेंस करने के लिए कितने सोडियम आएंगे बेटा? 2। तो आप देखिए इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। और बताइए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? +2। इस कंपाउंड को बोला जाता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम जिंकेट। आगे सुनिए, अगले वाले को देखिए, बेरिलियम। सुने, अगर बेरिलियम लिया तो बेटा बेरिलियम पे कौन अटैक करने वाला है? एनएओएच का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैक करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक होना चाहिए या एनाइनिक होना चाहिए? एनाइनिक। एक ऑक्सीजन अगर लगाया तो एनायन नहीं बन पाएगा। एक और ऑक्सीजन लगाओगे तब एनायन बनेगा। और एनायन को बैलेंस करने कौन आ जाएगा बेटा? Na2। तो ये बन जाएगा आपका सोडियम बेरिलेट। आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले को देखिए। अब यहां पर कौन आ गया बेटा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आ गया तो बताइए एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है बेटा? +3। कितना चार्ज होता है? +3। अच्छा, अगर एल्यूमिनियम पे +3 है और मुझे एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या एक ऑक्सीजन से काम चल पाएगा क्या? नहीं। क्या दूसरा ऑक्सीजन लेते ही काम चल जाएगा क्या? यस। कितना चार्ज आएगा? -1। तो -1 के लिए क्या एम लगेगा या एम लगेगा? एम। केवल एक सोडियम लगेगा बेटा। ये आपको समझ में आना चाहिए। और वहां एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा आपको, है ना, या तो NaLO2 देगा, तो समझ जाना एमजू या एमएमजू इस टाइप का बन रहा है। अब आप बताइए इसका जो नाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोल देते हैं, कई बार चलेगा, दोनों एक ही बात है। आइए इधर, अब इनको थोड़ा ध्यान सुनना। एसएन और पीबी, क्या एसएन और पीबी कार्बन फैमिली के मेंबर हैं या नहीं बेटा? है। वो कार्बन फैमिली वाले दो स्टेट दिखाते हैं, +4 और +2। अच्छा, एसएन भी +4 +2 दिखाता है, पीबी भी +4 +2 दिखाता है। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक नाम सुना होगा आपने, पीबी उसकी वजह से +2 ज्यादा प्रिफर करेगा। ऐसा नहीं कि +2 ही बनाएगा, ये +4 +2 दोनों के कंपाउंड बनाता है, ये भी +4 +2 दोनों के कंपाउंड बनाता है, बट ये प्रिफर करेगा +2 और ये प्रिफर करेगा +4। आगे सुनना, आगे सुनना ना, अभी पूरा कहानी सुन लो। जब कोई एलिमेंट अपनी लोअर स्टेट पे होता है और हायर स्टेट पे होता है, तो लोअर स्टेट में कौन सा एसिड बनता है? अस। हायर में क्या बनता है? एक। अस एसिड का आयन में बता चुका हूं, आइट। और एक एसिड का है। तो अगर SN+4 बना रहा है तो उस, जैसे इसका नाम है 8 8 8 एनायन ही तो बनाया इन्होंने। तो बताइए स्टेनेट आएगा या स्टेनाइट आएगा? स्टेनेट। स्टेनेट +4 में SN है। अगर मैं SN को +2 में लूंगा तो क्या नाम आएगा? स्टेनाइट। और अगर मैं पीबी को +2 में ले रहा हूं तो प्लम्बेट या प्लम्बाइट? प्लम्बाइट। तो आइए इधर, यहां पर मिलेगा SN+4 में लेके चल रहे बेटे हम लोग। SN+4 है तो आप बताइए कितने ऑक्सीजनों की जरूरत पड़ेगी? 3। इस बार MM जू नहीं बन रहा, इधर देखो, MM जू नहीं बन रहा। संत क्या बना रहा है? जू नहीं बना रहा, संत बना रहा है जू। क्या बना रहा है? एक ऊ एक्स्ट्रा लगा दिया, है ना। अगर SN को आप +2 में लोगे तो जू बन जाएगा, और अगर SN को +4 में लोगे तो लंबा वाला ऊ, जू, है ना, इस तरह से। अब आप बताइए यहां पर कौन आ रहा है? Na2। तो ये बन गया। और यहां पर अगर हम पीबी को +2 में लेके चल रहे हैं बेटे, तो Na2PbO2, ऊपर वाले कंपाउंड को बोलेंगे बेटा सोडियम स्टेनेट, +4 में है। और नीचे वाले में पीबी +2 लिया हम लोगों ने, तो सोडियम प्लम्बाइट बोल देंगे। और अगर +4 में हो तो 8 बोल दिया जाएगा। हो जाने दे बेटा।
चलिए, ये सारी जो रिएक्शन है बेटा, इसमें आपने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन देख लिया और NaOH की एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के साथ जो रिएक्शन होती है वो आपको सामने बता दी जनाबे अली। अब ये जनाबे अली के मैंने बोला था थोड़ी देर के बाद इनके खानदान आंदन वाले आ जाएंगे ना, बोले हम बदला लेंगे है? हाँ चले जाना, मैं तो बोल दिया ना बेटा, दरवाजा खुला है, इधर से निकलते जाओ साइड से। इंटरवल इंटरवल कुछ नहीं है, पिक्चर इकट्ठी चली, लगातार देखने वाली पिक्चर है, कोई ब्रेक नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट में तो निकल ही नहीं पाओगे तो जाना बेटा, जा, निकल जा ऐसे ही। हाँ तो निकलना, दे दो बेटा इसको जगह दो, बिन मौसम बरसात हो जाएगी। आना भी है, जान दो जान दो जान दो जान दो, जाओ जाओ जाओ। और भैया किसी के ब्लैडर व्लैडर में दिक्कत हो रही है तो निकल लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुने चलिए अब इधर ध्यान देना, अगला जो पार्ट आ रहा है बेटा वो आ रहा है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड मेटलॉइड्स। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटलॉइड्स की बात कर रहे हैं बेटे। बहुत जोर से फटा धमाका जोरदार था है? गूंज दूर दूर तक आई इसकी चलो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटलॉइड्स की, ध्यान सुनेगा है ना। ये वाला जो पार्ट है सुनो, जब भी अभी पहला एक्शन सीक्वेंस खत्म हो गया कि भी जनाबे आलिया अटैक करा, कौशिक दा ने पीट पीट के उनको जानवरों जैसा बना दिया, MM जू चले गए और मारा था तो डिशुम डिशुम या पॉप साउंड आगे बढ़िए। सेकंड सीन आया, अब कैमरा जूम कर दिया, अगले दिन की कहानी चल रही है। कौशिक दा को अब जेल में आप जानते हो हर किसी को कुछ ना कुछ टास्क दिया जाता है काम करने को ना। कौशिक दा को सबके कपड़े धोने का काम मिला था। किसका काम मिला था? कपड़े धोने का। तो कौशिक दा बड़ी शिद्दत के साथ कपड़े धोने पे लगे हुए थे, कपड़े धो रहे थे। तो क्या हुआ, जेल में सब अंबानी अडानी सब बराबर है, ठीक है। सुनो, अब कपड़े धोने में लगा हुआ, कपड़े धोने के लिए आप जानते हो वो वैसे धोबी घाट टाइप का बना होता है ना, तो ये कौशिक दा वहां पर कपड़े उठा उठा के धोबी घाट पे लगे हुए। इतने में पीछे से अटैक करने कौन आ गए? नॉन मेटल ऑक्साइड और हाँ सुनो ध्यान से, अटैक करने कौन आ गए? नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटलॉइड्स है ना। अब इसमें सुनना, ध्यान सुनना, इसमें ये तुम जो एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद कर रहे हो सुनो ध्यान से ना, कंप्लीट हो जाने दो जल्दी से। नॉन बिल्कुल स्क्रिप्ट बिल्कुल धांसू है बिल्कुल है ना सारे अलग अलग लेवल पे चल रहे हैं। तुम्हारा लेवल में तुमको बहुत बार बोल चुका, तुम लोग एक्सट्रीम लेवल पे चल रहे हो। हाँ नाचना तू आके आइटम सॉन्ग पे। सुनो इधर ध्यान से, ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो। नॉन मेटल ऑक्साइड, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा ना, नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटलॉइड्स का रिएक्शन अब किससे करा रहे बेटा? NaOH के साथ।